Are you doing क्या नाम है लाइव? मैं कर दूंगा। ओके, कर दो। ये गाने में करेंगे ना तो हमारा लाइव स्टॉप हो जाएगा। ये वेस्टीज का है ना ये। हाँ हाँ, जैसे सॉन्ग स्टॉप होगा मैं लाइव कर दूंगा। चलिए स्टॉप हो रहा है। चलिए जी। चलिए, सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning. All is well. All are excited for a wonderful training program. आज हमारी सैटरडे स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो चलती है, और आज बहुत ही लकी है कि ऐसे ट्रेनिंग हम आज लेने वाले हैं जो कि हर वेस्टिजियन रेदर हर डायरेक्ट सेलर जो इस बिजनेस में बहुत ही सीरियसली काम करना चाहता है, उस व्यक्ति को कदम कदम पे इसी चीज की जरूरत पड़ती है। जब वो फील्ड में जाता है, लोगों से बात करते हैं, जो जिस जिस चीज की मार्केट से इसको कुछ ऑब्जेक्शंस या कुछ इश्यूज आप उनके सामने आता है, तो उसको कैसे आंसर देना है, कैसे हैंडल करना है, उसके बारे में आज विस्तार से बात होगी। डिटेल एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। एंड आज बहुत सारे लोग न्यू आए हैं। जितने लोग पहली बार आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने आए हैं, सो वेलकम एवरीबॉडी। आपने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है सैटरडे मॉर्निंग में अपना टाइम निकाल के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने का। लगातार ऐसे करते रहिए, अपने लोगों को ट्रेनिंग में लेके आते रहिए, तो डेफिनेटली आज की जो सिचुएशन है इसके अंदर आप एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। नाउ आप इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज जो मैं जरूर बताता हूँ, डिस्टर्बेंस मत होइएगा। वी नो आप सारे आप अपने घर पे हैं या कोई ऑफिस में होगा, कहीं पे भी होगा, जहां पे भी है, अपने जिंदगी के लिए 1-1.5 घंटा अपने लिए दीजिए। डिस्टर्ब बिल्कुल मत होइए। अगर घर पे है, क्लियरली बता दीजिए मुझे 1-1.5 घंटा डिस्टर्ब मत करिएगा। बच्चे हैं ऐसे कुछ है, थोड़ी से इनसे दूर रखिएगा, क्योंकि आप जब तक इसको समझेंगे नहीं तब तक आपके जीवन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। एंड दूसरा, अपने मोबाइल फोन को आप, मैं ये तो बोलूंगा आप इसको स्विच ऑफ करो या कौन सा एरोप्लेन मोड पे कर दीजिए, क्योंकि अगर ये बजेगा और आपने अगर थोड़ा सा 10-15 सेकंड के लिए ध्यान उधर किया, तो उस 10-15 सेकंड में 2-4 लाइन बोल दिया जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे क्या है। तो इसको आप बिल्कुल हटा दीजिए अभी फिलहाल। और तीसरा चीज है, पेन पेपर साथ में है, अच्छी बात है, नहीं है तो ले लीजिए जल्दी से जल्दी पेन पेपर रखिए, इसको नोट डाउन करिए। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं, टाइम हो गया है। आज की वंडरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम आप लोगों को पता है जिनके माध्यम से आज आप ट्रेनिंग प्रोग्राम आप तक पहुंचेगा। हम इस बिजनेस को शुरुआत में स्टार्ट किए थे, मैं, आशीष जी और प्रीतम जी, और नेटवर्किंग शायद साथ मिलकर स्टार्ट किए थे। वेस्टिज में भी साथ मिलकर आए। आज बहुत कामयाब है, गाड़ी है, घर है, विदेश यात्रा है, अच्छे बैंक बैलेंस चेक है, सब कुछ है। इसके बावजूद भी लगातार इसी बिजनेस के अंदर सीखना, लोगों को सिखाना, इसी पे वो हमेशा ध्यान देते हैं। और इनके माध्यम से आज एक बहुत ही शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम हैंडल करें हम सुनेंगे, जिसका नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सो स्टार्ट करें। जहां पे भी है आप लोग, जैसे भी है, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है डजंट मैटर, ऊपर वाला जरूर सुन रहा है। एक जोरदार तालियां जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ बुलाते हैं और यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर आशीष नायक जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू महेश जी। वेलकम आशीष जी। थैंक यू प्रीतम जी। थैंक यू ऑल माय सीनियर्स की जिन्होंने मुझे मौका दिया आज इस सब्जेक्ट पे आपसे बात करने के लिए। फ्रेंड्स, जैसे मेरे काबिल दोस्त ने बताया, मेरा नाम आशीष नायक है और मैं आप सबको और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने नए लोग हैं, उन सबको मैं स्वागत करता हूं इस वंडरफुल ट्रेनिंग में। और ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग को जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर शुरू किया था, ये मेरे लिए बहुत ही एक उत्सुकता था कि ये कैसे होता है, कैसे लोग इतना बढ़िया ऑब्जेक्शन हैंडल कर लेते हैं। जब मैं किसी सीनियर को सुनता था, तो उस समय से जो लेके अभी तक मैं इस हमारी
जो सफर के दौरान मैंने जो भी सीखा उसको मैंने अपने अनुभव को एक ट्रेनिंग के माध्यम से आपके पास शेयर करने की कोशिश करूंगा। और इसीलिए कोशिश करूंगा क्योंकि आजकल बहुत सारे जो नया लोग आते हैं या जूम के माध्यम से काफी लोग हमारे बीच में नया शुरुआत की है, उनके सामने भी ये सवाल आते हैं। और ये सवाल आते नहीं है, ये पहले आते थे, अभी भी आ रहे हैं और आने वाले सालों तक भी आएंगे। ऐसा कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्शन नहीं है जो आने वाले समय पे नहीं होंगे। ऑब्जेक्शन होंगे लेकिन ऑब्जेक्शन के तरीका बदल जाएगा। फ्रेंड्स, ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता क्या है, और इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ऑब्जेक्शन है क्या, या क्यों, व्हाई ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन क्यों आता है। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्शन की अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्शंस आर नेचुरल प्रोसेस। क्यों नेचुरल प्रोसेस कहता हूं, क्योंकि जब भी हम कुछ भी बातें करते हैं और सामने वाले को हमने ये मनाने की कोशिश करते हैं अपने बातें, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन आते हैं। चाहे वो घर में हो, चाहे अपने दोस्त में हो, चाहे अपने स्कूल या कॉलेज में हो, या आपने कहा जहाँ जॉब कर रहे हैं वहां कॉलेज में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी दोस्त को आप बोलते हैं चलो मूवी देखने चलते हैं, तो हो सकता है आपके दोस्त बोल दे कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप तब भी उस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लेते हैं और उसको मना लेते हैं मूवी जाने में। तो वो भी आपकी एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। इसीलिए मैंने ये लिखा है लास्ट लाइन में, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज ए नेचुरल टैलेंट। सबके पास एक नेचुरल टैलेंट है ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए। क्योंकि जब एक बड़ा बिजनेस की बात आती है या जब बड़ी करियर की बात आता है, तभी हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं, ये ऑब्जेक्शन क्यों आता है। तो ऑब्जेक्शन आना बहुत अच्छी बात है। व्हाट यू आर शेयरिंग इज योर आइडिया, नॉट योर प्रोस्पेक्ट्स। जो भी बात आप करने जा रहे हैं या किसी को बताने जा रहे हैं, ये आपकी आइडिया है, ना कि आपकी प्रोस्पेक्ट। तो सामने वाले की ये आइडिया नहीं है। जब आपके आइडिया उससे मैच नहीं करता है या उसकी ट्यूनिंग या उसको पसंद नहीं आता, तो ऑब्जेक्ट करना वाजिब है। और एक चीज ध्यान रखिए, मैं आप सबको यही बताना चाहूंगा कि जब आपके पास कोई ऑब्जेक्शन आता है, तो ये बहुत ही खुशी की खबर है। क्यों खुशी की खबर है? ऑब्जेक्शन करता है या कोई भी प्रोस्पेक्ट अगर ऑब्जेक्शन करता है, तो इसका मतलब वो आपकी जो आइडिया है उससे उस पे इंटरेस्ट ले रहा है। अगर वो इंटरेस्ट नहीं लेता है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। और ज्यादातर लोग ऑब्जेक्शन इसीलिए नहीं करते क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं है। 1 घंटे की प्रेजेंटेशन सुनते हैं, उनसे अगर आप कोई सवाल पूछते हैं कि क्या चीज हमारी अच्छी लगी, वो नीचे देखते हैं, आसमान को तरफ देखते हैं। इसका मतलब उनका कोई हमारी प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो इसीलिए वो ऑब्जेक्शन नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी ऑब्जेक्शन करते हैं, और मैंने ये देखा है कि जो लोग जितने ज्यादा ऑब्जेक्शन करते हैं, आगे जाके वो लोग इतने बड़े लीडर बनते हैं। तो ऑब्जेक्शन करना अच्छी बात है। जब भी आपके पास कोई ऑब्जेक्शन आए, उसको हमेशा वेलकम करिए, उससे परेशान मत होइए। और जब भी ऑब्जेक्शन आएगा, क्या करना है ये जानना बहुत जरूरी है। डूज ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। प्रिपेयर योरसेल्फ फास्ट। पहले आप अपने आप को तैयार करिए। तैयार क्या करना है? शुरुआत में हो सकता है आपके पास आपकी जो ऑब्जेक्शन है या आपकी प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन के आंसर आपके पास नहीं है, तो मदद लीजिए अपने ऑफलाइन का। और जब आप तैयार करेंगे या ऑफलाइन से बातचीत कराते हैं, तो कहीं ना कहीं 3 वे कॉन्फ्रेंस करा लीजिए। कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सवाल के जवाब जब आपके ऑफलाइन देते हैं, तो आपको ये समझ आ जाता है कि मुझे कैसे ये सवाल के हैंडल करना है। और ध्यान रखिए, हमारी इंडस्ट्री में 10, 15, 20 से ज्यादा सवाल नहीं होते, तो वही 10-20 सवाल ही बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप जितनी ज्यादा इस सवाल का जवाब और जितने लोगों से सुनेंगे, उतनी ज्यादा आप इसको समझ पाएंगे और उतनी ज्यादा आप इसको हैंडल कर पाएंगे। प्रिपेयर योरसेल्फ का मतलब, अगर आप कंपनी के या इंडस्ट्री के या प्रोडक्ट के या कंपनी का इनकम प्लान के बारे में नहीं समझते हैं, पहले उसकी ज्ञान लीजिए। क्योंकि जब तैयारी करके कुछ भी चीजें जाते हैं, तो बड़ा कॉन्फिडेंस लगता है। आज अगर हमें कोई सवाल करता है, बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमें इतने पता है कि ये सवाल क्या करेगा और उसी सवाल में क्या जवाब देना है, क्योंकि हमें ये सारे चीजें तैयारी हो चुकी है। आप नए हो सकता है आप बिगिनर हो, आपको ये सवाल अटपटा सा लग रहा है, आप तैयार नहीं है, तो तैयार रहिए, तैयार अपने आप को करिए। इंडस्ट्री के बारे में यूट्यूब में वीडियो पढ़े हैं, ट्रेनिंग बहुत पढ़े हैं, आपने ऑफलाइन से पूछिए ये इंडस्ट्री क्या है, कैसे पैसा आता है। ये सब चीजें धीरे धीरे जब आप नॉलेज रखेंगे, तो आप देखेंगे जिस इंडस्ट्री को कभी ना कभी आपने मना कर रहे थे, आज वही इंडस्ट्री आपको सबसे प्यारा लग रहा है। तो एग्जैक्टली जो इंसान आज मना कर रहा है, जब आप उसको समझाएंगे, तो कुछ समय बाद वो भी इस इंडस्ट्री में आएगा और उसको भी अच्छा लगेगा, वो भी करेगा। और जितने भी बड़े लीडर या जितने लोगों का स्टोरी आप सुनते हैं या यूट्यूब में देखते हैं, आप देखना ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री से आने से पहले इस इंडस्ट्री के प्रति बहुत ही नेगेटिव थे। लेकिन उनको किसी ने समझाया, किसी ने उनकी ऑब्जेक्शन को हैंडल किया, तभी आज यहाँ पहुंचे। तो आप अपने आप को पहले तैयार करिए। ऑब्जेक्शंस आर नॉट अबाउट यू। नया लोग को मैं ज्यादातर ये बात समझाऊंगा कि बिल्कुल ऑब्जेक्शन को अपने ऊपर मत लीजिए,
कि उसने मुझे मना कर दिया, उसने मुझे ऐसे बोल दिया। क्योंकि ज्यादातर लोग बोलते हैं सर ऐसे बोल रहा है ये, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं करूंगा। वो आपको नहीं बोला, वो आपको आइडिया को बोला। अगर किसी ने रिजेक्ट करता है तो इसका मतलब आपकी जो आइडिया है उसको रिजेक्ट करता है, आपको रिजेक्ट। आप पर्सनली इसको नहीं ले लेना, पर्सनली लोगे तो आप इस ऑब्जेक्शन को कभी भी सीख नहीं पाओगे, आप तैयारी नहीं कर पाओगे। ऑब्जेक्शन आता है उसको एक्सेप्ट करिए। अगर आपको आता है तो समझाइए, नहीं आता है तो ये जरूर बताइए कि मैं अपने ऑफलाइन से पूछ के आपको इसकी जानकारी जरूर दे दूंगा, मैं अभी नया हूं इसके बारे में, मुझे कोई जानकारी इतने नहीं है। फाइंड हिज हर ड्रीम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूं जब तक आप इंसान की जरूरत को फाइंड आउट नहीं करते हो, नीड आइडेंटिफिकेशन नहीं करते हो, या प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर नहीं ढूंढते हो, तब तक आपको यहाँ कॉलिंग भी बहुत मुश्किल लगेगा, प्लान शो भी मुश्किल लगेगा, प्लान शो के बाद उनको ज्वाइन कराना, उनकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मुश्किल लगेगा, उसके बाद वो ज्वाइन भी कर जाते हैं तो काम कराना भी मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आपको उनकी ड्रीम के बारे में पता है, क्योंकि ये बिजनेस अगर कोई करता है तो कुछ ना कुछ उसकी रीजन होगा, कुछ ना कुछ उसकी उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य को आपको फाइंड आउट करना है। वो फाइंड आउट करना एक दूसरा चैप्टर है, कैसे करना है उसके लिए दूसरे ट्रेनिंग हम बताएंगे। लेकिन आपको जब बातचीतों से इतना समझ में आ जाना चाहिए कि उनको चाहिए क्या, जब आप ये चीज ढूंढ लेते हो तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। वो कुछ भी ऑब्जेक्शन लेके आएंगे तो आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, अगर आप उस इंसान की, जिसने ऑब्जेक्ट कर रहा है, उस इंसान की प्राइमरी मोटिवेशन या उनकी ड्रीम के बारे में आपको पता है। और जब भी कोई इंसान आपको कोई सवाल करता है, सवाल को काटिए मत, उसकी पूरा सवाल को सुनने दीजिए, हड़बड़ी मत करिए। क्योंकि ज्यादातर हम जब नेटवर्क में आते हैं तो हम बोलना बहुत पसंद करते हैं, सुनना कम पसंद करते हैं। बट सच्चाई क्या है, शुरुआत में आप सुनना सीखिए। कहा जाता है वो लीडर उतने बड़ा लीडर होता है जो जितने ज्यादा अच्छे से सुनता है। गुड लिसनर होना बहुत जरूरी है, एक अच्छे क्वालिटी होता है एक बड़े लीडर का। तो अगर आप बड़ा लीडर होना चाहिए, एम्प्टी हिज और ग्लास, इसका मतलब जब कोई इंसान अपने दुख दर्द या अपने जो भी परेशानियां बोल देता है तो वो हल्का महसूस करता है, उसको लगता है चलो मेरे बात तो कोई तो सुनने के लिए है, मुझे पता है मैं कर नहीं पाऊंगा लेकिन मेरे बात कोई सुन नहीं रहा, मुझे पता है मैं किसी को नहीं जानता हूँ फिर भी नहीं सुन रहा। लेकिन अगर आप सुनते हो और उसके बाद आप उसको जवाब देते हो तो वो आपकी, क्योंकि उसको एक कहते हैं हमारी एक ट्यूनिंग मैच करना, आप इसकी एक रेपो बिल्ड करते हो, उसके बाद की सहमत करके बात को सुन के। लिसन फास्ट, डू नॉट बी टेप रिकॉर्ड। ये मत बोलो हमारी कंपनी 2000 करोड़ की करता है, 200 लोग गाड़ी चलाते, ये करते वो करते। भैया हमें तो पता भी नहीं वो चाहता क्या है, आप ये सब चीज बताने की कोई फायदा नहीं है। तब बताइए जब वो कुछ पूछे कि हाँ यहाँ पे क्या फंड है, लोग गाड़ियां चलाते, तब गाड़ी के बारे में पूछिए। यहाँ कंपनी कितने सालों से है, तब आप कंपनी के बारे में उतना बताइए जितनी जरूरत है। डोंट बी ए टेप रिकॉर्डर कि भाई शुरू हुए तो खत्म करके ही रहूंगा, बस वो चाहे सामने वाला सुन रहा है नहीं सुन रहा है कोई फर्क नहीं। तो इसीलिए फास्ट जब आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करिए, ध्यान रखिए पहले उसकी बात को पूरी तरीके से सुनिए। और हो सके क्या, पहले तो ऑफलाइन जब हम काम करते थे हम पेपर पेन रजिस्टर ये सब चीजें, डायरी पेन तो मस्ट होता था फॉलो अप करने के लिए। फॉलो अप टूल के साथ साथ, टूल के मतलब आपकी वॉइस मैगजीन, आपकी कार बुक या आपकी प्रोडक्ट कैटलॉग, जितने भी हमारे टूल्स है बिजनेस किट के अंदर आता है, वो सारे चीज आपके पास होना है, तभी आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और प्रिपेयर करने के बाद जब आप किसी को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मतलब जब आप किसी के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं, डायरी पेन में नोट करिए। जब आप डायरी पेन में नोट करना शुरू करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आप अपने जो भी ऑब्जेक्शन किसी का आता है उसको नोट कर लीजिए। किसी ने बोला कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, तो इमीडिएटली लिखिए, बोले रुकिए रुकिए मैं लिख देता हूँ। आपने पेन पेपर में लिखा कि हाँ कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, यस चलिए ये तो आपकी ऑब्जेक्शन है, और कोई ऑब्जेक्शन है बताइए। आप उनको जैसे कहते हैं ना नोटिंग करिए, यस यस बताइए, और कुछ आपकी सवाल है और कुछ सवाल है। जब आप इसे बार बार पूछेंगे तो सामने वाले के इंटरेस्ट होगा, अगर उसके कोई भी सवाल हो लिखेंगे। और अगर आप नहीं 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 ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, कंपनी भाग जाएगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, अगर आप ऐसे बोलते हैं, सॉरी कोई कुछ लोग अपने ट्यूनिंग ऑन कर रहे हैं, चलिए कुछ जो लोग अगर लिखेंगे तो फायदा क्या। आशीष सर आपका माइक ऑफ है, आप ऑन कर लीजिए। आशीष जी अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। एक सेकंड, हाँ अनम्यूट आ रहा है ना, आवाज आ रहा है अभी आवाज? हेलो यस सर, ऐसे आवाज आ रही है। चलिए ठीक है ठीक है। राइट डाउन द ऑब्जेक्शंस, ऑब्जेक्शन
ऑब्जेक्शन का मतलब क्या है कि जब आप कोई ऑब्जेक्शन कोई करता है, राइट डाउन करते हैं, तो ऑटोमेटिक 1 या 2 सवाल के बाद उसके सवाल बंद हो जाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि आप सवाल वो आप एक सवाल उसने किया, आपने जवाब दिया, उसने सवाल किया, आपने जवाब दिया, तो वो कभी अंत नहीं होता। लेकिन अगर आप 2-3 सवाल उसकी लिख लिए, उसके बाद एक लाइन नीचे खींचिए और बोलिए, अच्छा यही आपके सवाल है, अगर ये सवाल के जवाब मैं दे दूं तो क्या आप मेरे साथ मिलके काम करने के लिए तैयार हैं? तो ऑब्वियस बात है कि सामने वाले की जब ऑब्जेक्शन ही क्लियर हो जाएगा तो क्यों तैयार नहीं होगा। तो यही सबसे अच्छा तरीका होता है, राइट डाउन। तो ये है कुछ डूज जो आपकी ऑब्जेक्शन हैंडल में फॉलो करना है। उसके बाद डू नॉट क्या नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है जब भी आप किसी के साथ ऑब्जेक्शन, ये जितने भी ऑब्जेक्शन की बात कर रहा हूँ वो सीएनटी के बाद, प्रेजेंटेशन के बाद, जब आपको कोई किसी से पूछते हो क्या चीज अच्छी लगी, उसके बारे में ये सारे चीजें सवाल आता है, या ये सवाल कभी भी कॉलिंग में भी आ सकता है, कुछ भी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है क्या नहीं करना है। नहीं क्या करना है? डू नॉट क्रिटिसाइज एनीवन। किसी भी इंसान को कोई भी क्रिटिसाइज करने के अधिकार आपको नहीं है, ना हमें है। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम अपने भविष्य को बदलने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए कोई आए कोई नहीं आए उनको जबरदस्ती नहीं करना, उनको क्रिटिसाइज नहीं करना है। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं यार आपने 15 साल में क्या कर लिया नौकरी करके। ये जो बातें हैं ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आप अगर किसी को ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं, जो 15 साल से वो बिजनेस में नहीं था, तो 15 साल में उसकी घर परिवार उस नौकरी से चला रहा था। इसीलिए किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, किसी को प्रोफेशन को भी क्रिटिसाइज नहीं करना, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो छोटा काम बिजनेस हो, जो भी कर रहा है उसको हमेशा अप्रिशिएट करो। जब आप अप्रिशिएट करते हो, जब उसकी तारीफ करते हो, तो इंसान बहुत सुनने के लिए तैयार हो जाता है। जल्दी क्यों सुनने को? उसको लगता है यार मेरी मजबूरी या मेरे चीज को ये इंसान समझ रहा है। कि अगर आप सपोज करो कोई जॉब कर रहा है और 10 से 15 हजार कमा रहा है, उसको बोलिए यस आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने घर परिवार को चलाने के लिए, तो आप इस तरीके की उनको बोल सकते हैं। और आज तो आप जानते हो आज 80-90% लोग नौकरी करते हैं, आप भी अच्छी मेहनत करते हो, सुबह से शाम तक लगे काम करते हो, लेकिन मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां से आप अपने काम के साथ साथ एक अच्छी आमदनी भी कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, आपने क्रिटिसाइज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ डू नॉट विन द आर्गुमेंट। हाँ, आर्गुमेंट नहीं करना। ये क्यों बहुत जल्दी होता है कि काफी लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। छोटा सा कुछ उसने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है और चलता नहीं है, किसने बोल दिया बेकार है, फिर शुरू हो गए, फिर उसके पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ गए कि उसकी बंद करके आते हैं, मुंह बंद करके, और आने के बाद क्या बोलते पता है? सर पता है आज ना मैंने किस बंदे को मिला था, उसने ऐसे बोला और मैं ऐसे झाड़ा उसको ना पूछो मत, उसकी मुंह बंद कर दिया। बिल्कुल आपने मुंह तो बंद कर दिया, लेकिन आप आर्गुमेंट तो जीत गए, लेकिन उस इंसान को जिंदगी भर के लिए खो दिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर वो इंसान कभी भी काम करने के लिए मन भी करे वेस्टेज में, लेकिन वो आपके साथ नहीं करेगा, किसी और के साथ जरूर कर लेगा। तो इसीलिए कभी भी ये मत करो कि कभी किसी आर्गुमेंट जीतने के लिए, क्योंकि यू आर नॉट इन ए बिजनेस ऑफ विनिंग आर्गुमेंट्स। हम कोई आर्गुमेंट जीतने के लिए यहाँ नहीं आए। तो इसीलिए आप किसी इंसान को जीतिए, आर्गुमेंट न जीतिए। ऑब्जेक्शंस आर नॉट रिजेक्शंस। ध्यान रखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्शन करता है, इसका मतलब वो कभी रिजेक्ट नहीं करता, और ये कोई रिजेक्शन नहीं होता है, सवाल होता है, साधारण सवाल की तरह ये भी एक सवाल होता है। उस सवाल के जवाब देने के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। डू नॉट स्पॉइल योर रिलेशन। अगर आप ये सोच ले यार ये अब इतने सारे सवाल कर रहा है, ये तो करेगा नहीं, ये ऐसे क्यों सवाल करता है, इतना दिन से तो मेरा दोस्ती है लेकिन कभी ऐसे बात नहीं किया, आज ऐसे बात कर रहा है। यार हमेशा किया है, लेकिन आपने कभी ऐसी बात की सोचा नहीं, अभी आप सोच रहे हो इसलिए आपको लगता है। वो हर दोस्त, हर या फ्रेंड, हर घर में वाइफ हस्बैंड, जब भी घर में आप फैमिली में होंगे, आप भी सोचे होंगे कि घर में आपने कितनी बार ऐसे सवाल होता है जो वाइफ की बात हस्बैंड एग्री नहीं करते, हस्बैंड की बात वाइफ एग्री नहीं करते, क्या आप रिलेशन खराब कर देते? तब भी तो आप एक दूसरे को मनाते हैं। तो एग्जैक्टली इसी तरीके की सोचना है कि भैया हमें रिलेशन खराब नहीं करने, रिलेशन अच्छा होने से हमेशा उसकी दरवाजा ओपन रहता है तो उसके यहाँ आने के लिए, आपके पास आने के लिए। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्शन को रिजेक्शन मान के उसके साथ रिलेशन खराब कर देते हो, तो हमेशा के लिए उसकी दरवाजा बंद हो जाती है। उसके बाद डू नॉट गिव रॉन्ग कमिटमेंट। जब भी आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं, कभी भी गलत कमिटमेंट मत करिए। तो आज आप बस सब कुछ मैं कर दूंगा, मेरे तेरे 2 लेग लड़ा दूंगा, 4 लेग चला दूंगा, यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता है, इस तरीके की बातें मत करना। क्योंकि ये बातें करने का मतलब क्या है कि आप एक इंसान को आने से पहले, काम करने से पहले उसको निकम्मा बना रहे हो। इसका मतलब वो काम करेगा ही नहीं, वही याद रखेगा कि आपने बोले थे मेरे 2 लेग चला दोगे, 2 तो शुरू करो, आप कब मेरे नीचे डाल रहे हो, कब मेरे ये होगा। तो ये तब होता है जब आप क्या बोल के उनको लेके आते हो। तो इस तरीके की रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना। डू नॉट एक्सपेक्ट एवरीवन टू ज्वाइन।
ध्यान रखिए कितना बड़ा आप लीडर हो, कितना अच्छे ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हो, तब भी 100% जर्निंग नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज विल वर्क। हमेशा लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है। अगर आप जो चीज आपको सिखाया जा रहा है अगर आप सीखेंगे तो इसमें क्या होगा, आपकी रेशियो इंप्रूव होगा। लॉ ऑफ एवरेज का जो रेशियो है वो अच्छा हो जाएगा। आपको 10 लोगों में से 2 लोग ज्वाइन करते तो हो सकता है 4 लोग ज्वाइन करना शुरू कर दें, लेकिन इसका मतलब कभी नहीं है कि हर कोई ज्वाइन करेगा। ये एक्सपेक्ट भी नहीं करना। अगर आप इस तरीके एक्सपेक्ट करेंगे कोई ज्वाइन नहीं करता तो आपको थोड़ा बुरा लगेगा, आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होगा, डिमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन आप सोचना ये पार्ट ऑफ द बिजनेस है, ये लॉ ऑफ एवरेज है, इसीलिए कोई बात नहीं, मैंने अपने 100% किया, दैट्स ऑल, थैंक यू, नेक्स्ट। फिर आपने नेक्स्ट के लिए तैयार हो जाना। आइए चलते हैं, ऑब्जेक्शन कितने तरीके के हैं ये समझते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन होता क्यों है? पहला ऑब्जेक्शन ये इसलिए होता है क्योंकि इंसान को जब इतने सारे बड़े बड़े अचीवमेंट, बड़े बड़े अपने लाइफस्टाइल दिखाते हैं तो उस इंसान को ये अपने ऊपर ही पहले भरोसा नहीं होता है कि मैं इसकी लायक हूं, तो इसीलिए वो ऑब्जेक्शन करता है। और ज्यादातर जो ऑब्जेक्शन आता है वो बिलीव इन सेल्फ पे आता है, क्योंकि उनको खुद पे बिलीव नहीं होता। जैसे मैं नहीं कर सकता, मैं किसी को नहीं जानता, आप मैं तो ज्वाइन कर लूंगा, लोग नहीं ज्वाइन करेंगे, या मैं बाद में बताऊंगा, सोच के बताऊंगा। ये सारे सवाल जो है वो सवाल की जो ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन होता है अपने ऊपर कमी की वजह से, क्योंकि वो खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है। नो बिलीव इन आवर बिजनेस। इसका मतलब जो सेकंड ऑब्जेक्शन टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन है, वो सेकंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन आता है हमारे सिस्टम पे बिलीव नहीं होता, इस तरीके के काम नहीं चलते हैं, नेटवर्किंग टूट जाता है, चेन टूट जाता है। ये सारे जो सवाल होते हैं वो सवाल होते हैं हमारी सिस्टम के प्रति या बिजनेस के प्रति। ये वाजिब है, जो लोग इस सिस्टम में नहीं है उनको ये सवाल आना वाजिब है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही सवाल करता था जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं था। तो आप भी को ये बोल रहा है तो उसका कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो आपको और हमारा काम है ज्यादा से ज्यादा उनको इन्फॉर्मेशन देना, नॉलेज देना। तीसरा चाहे कुछ लोग ये दोनों की कमी की वजह से या दोनों पे बिलीव नहीं होता है, जैसे कि मैंने 3 साल कहीं किया था और मैंने देखा ये काम नहीं चलता, तो इसका मतलब क्या है कि वो 3 साल अपने ऊपर करके देख चुका है और उसके बाद बिजनेस पे उसको डाउट आ गया, तो इसीलिए वो 2 तरीके होता है। तो ये सारे ऑब्जेक्शन है, और ये ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करेंगे, आइए कुछ समझते हैं इसको, हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शंस। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का सबसे पहला तरीका है और सबसे रेपुटेड और ज्यादातर लोग जो इसको फॉलो करते हैं वो है फील फेल्ट फाउंड, मतलब ट्रिपल एफ फॉर्मूला। इसका मतलब अगर आपको कोई बोलता है कि ये प्रोडक्ट महंगा है तो आपको यही बोलना है कि यस, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, मुझे भी ऐसे लग रहा था, तो वो होता है फील। फेल्ट क्या, लेकिन मैंने जब खरीदारी किया और जब मैंने लगातार 2 महीने से खरीदारी कर रहा हूँ तो मैंने क्या किया, तो मैंने फाइल देखा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा है, और उसके बाद जब मैंने ये सारे चीजें को कैलकुलेशन किया, मैं फाउंड मतलब मैंने ये कैलकुलेशन करके पाया कि मेरे प्रोडक्ट तो काफी सस्ता है मार्केट से, या मार्केट के बराबर की, ये तो कोई महंगा है ही नहीं। लेकिन मैं जो सोच रहा था वैसा नहीं हुआ। यही चीज को कहते हैं फील फेल्ट फाउंड। ये प्रिंसिपल आप किसी के भी सवाल पे लगा सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्शन आया तो इस पे हाउ टू हैंडल पे यही सवाल का, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं भी यही सोचता था। टेल अप्रोप्रिएट सोर्स स्टोरी। अगर कोई बोलता है कि किसी भी बैकग्राउंड से है, सपोज करो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से है, कि अगर वो 15-20 हजार रुपए नौकरी में कर रहा है, या कोई सिक्योरिटी गार्ड है, फॉर एग्जांपल एक सिक्योरिटी गार्ड के एग्जांपल बताता हूँ। तो सिक्योरिटी गार्ड है, तो आप सिक्योरिटी गार्ड के बारे में जब आप बात करते हैं कि वो मेरे से नहीं, हाँ, तो आप उनको एक कोई ना कोई हमारी रिलेटेड मतलब जैसे हमारे बीच में एक संत कुमार पांडे जी थे नोएडा से, वो भी सिक्योरिटी गार्ड में थे, 7,000 रुपए कमा रहे थे, आज वो 2.5-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड को उन्हीं की तरीके की स्टोरी आप मैच करके सुनाना, इसको कहते हैं टेल अप्रोप्रिएट स्टोरीज, ताकि उनको रिलेट हो सके। और सवाल की जवाब में कभी भी जवाब नहीं देना, उनके बदले उस सवाल ही पूछना है। इसको कहते हैं हाउ टू हैंडल में आस्क अनदर क्वेश्चन। वो कैसे होगा मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, लेकिन कोशिश करना, जैसे कि कोई बोलता है कि अरे नेटवर्क मार्केटिंग मैं जानता हूं, तो आप बोलिए कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग आपने किए थे। तो ये क्या हुआ, मैंने इनको नहीं समझाया नेटवर्क मार्केटिंग है कि नहीं है, मैंने एक सवाल उनको पूछ लिया, आप कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे, या आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्या जानते हो। तो इसका मतलब क्या है कि वो सवाल पूछा, मैंने उनके सवाल के बदले जवाब दिए। क्योंकि अगर आप सवाल के जवाब देते रहेंगे और सवाल के जवाब में कुछ भी आपको क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो ये कभी भी एंड नहीं होगा, क्योंकि सवाल कभी खत्म नहीं होते। लेकिन आपको ये सोचना है कि भाई ये सवाल पूछ रहा है तो ये क्यों पूछ रहा है, और उसके बदले में क्या कैसे हैंडल कर सकूं।
टेक देम टू देयर व्हाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा इनको कहता हूँ, क्योंकि मैं पिछले बेसिक ट्रेनिंग में भी आपको बताया था और आपको अपने ऑफलाइन में भी बताया होगा, ये हर जगह आपको ये बताया जाता है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कोई सफल होता है तो 90% उसकी व्हाई होता है, 10% उसकी हाउ होता है, क्यों करना है। अगर व्हाई की बात करें, जो पता है कि हमारी 90% हमारी कामयाबी का व्हाई में होता है या हम क्यों कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको जो 90%, 90 क्या 99% जो सवाल आएगा वो केवल वो 10% के लिए आएगा, जो हाउ वाली बात है। हाउ वाली मतलब मैं कैसे करूंगा, मैं किसको नहीं जानता, मेरे से नहीं होता, मैं तो लोग बुलाने से लोग नहीं आते हैं, ये सारे हाउ वाली पार्ट है, व्हाई का पार्ट है ही नहीं। लोग हमेशा सवाल जो करेंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे, वो हाउ में करेंगे, लेकिन आपको उस हाव को घुमा के व्हाई में ले आना है, या उसको जैसे भी हो आप उनको ड्रीम में ले आना है। आप क्यों कर रहे थे, आप 5 साल बाद कैसे जिंदगी देखना चाहते, तो ये इसको कहते हैं आप देम टेक देम टू देयर व्हाई। वो पूछेगा हाउ वाली सवाल, लेकिन आप उनको जवाब देंगे व्हाई में, तभी वो धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे उसको किया जाता है। प्रोस्पेक्ट इज ऑलवेज राइट। ध्यान रखिए, कुछ भी प्रोस्पेक्ट बोले उसको काटने की कोशिश मत करना। काटने का मतलब उसकी सवाल को रिजेक्ट नहीं करना, सुनना, एग्री करना। अगर कोई बोलता है कि मैं कुछ लोगों को नहीं जानता या मैं ऐसे लोगों को नहीं जानता जो ये काम करेंगे, बिल्कुल सही बोल रहा है, तो आप उनको बोलिए बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो इसका मतलब मुझे पता है ये सही नहीं है, फिर भी मैं एग्री इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उनको अपनी ट्यूनिंग में या अपने लाइन में लाना है, ताकि वो मेरे साथ एक रेपो बना सके। अगर मैं बोलूंगा नहीं आप गलत बोल रहे हो, तो मेरे जो रेपो है, मेरे जो बात है, वो आगे से नहीं सुनेगा, वो डिफेंसिव हो जाएगा। डिफेंसिव मतलब वो अपने दिमाग को क्लोज कर देगा कि ये मेरे बात तो सुनते ही नहीं। तो आप पहले सुन लेना, एग्री कर लेना। प्रोस्पेक्ट इज ऑलवेज राइट इसीलिए कहा जाता है, जो भी बोल रहा है यस कर लीजिए। और यस बट, मेरे सीनियर ने मुझे जब ये बात सिखाई थी तो मैं इसको इतना अच्छी तरीके से यूज करता हूँ। इवन आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने दोस्त में, अपने माता पिता में, हर जगह पे ये चीज को इस्तेमाल करके आप बहुत फायदा उठा सकते हैं, एक अच्छे रिलेशन बना सकते हैं। कोई भी कुछ बोल रहा है तो आप बोलिए यस आप सही बोल रहे हो, लेकिन जैसे कि आप लोगों को नहीं जानते, मैं ज्यादातर लोगों को नहीं जानता, आप बोले बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन मैं भी ऐसे सोच रहा था, मैं भी यहाँ कुछ नहीं लोगों को जानता था, मैं उड़ीसा से था, मैं यहाँ 15-20 लोगों को जानता था, लेकिन मेरा काम करने का कुछ पर्पज, उद्देश्य अलग था, मुझे कुछ बड़ा करना था, लेकिन मेरे पास लोग नहीं था। मैंने भी अपने ऑफलाइन को ये सवाल पूछा, उन्होंने बोले कोई बात नहीं, इस काम को करने के लिए ज्यादा लोगों को जानना भी जरूरी नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको एग्री किया और मैंने धीरे धीरे, मुझे पता है वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एग्री इसीलिए किया, मैं उसको आगे जाके बता पाऊँ। यस बट आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, किंतु फिर आप अपने जो भी आंसर देना है उसको दीजिए। इसको कहते हैं हाउ टू हैंडल सब्जेक्शन। और इसकी जो सीक्रेट है, ट्रिक है, इसको समझिए। ये मैं डायग्राफिकल आपको डायग्राम करके समझा रहा हूँ। एक तराजू, जब तराजू मतलब ये व्हाई एंड हाउ वाली पार्ट है। व्हाई मतलब आप क्यों करना चाहते हो, आपकी ड्रीम क्या है, ये सारी चीजें। और हाउ मतलब मेरे पास इतने सारे सवाल है। लेकिन जब भी कोई इंसान आपके पास आता है, वो सवाल इतने ज्यादा होता है, वो इतने भारी होता है, उसकी ड्रीम वो भूल जाता है। मैं क्यों कर रहा था, मुझे 5 साल बाद कैसे जिंदगी चाहिए, वो सब भूल जाता है। तो शुरुआत में उसके पास ये सिचुएशन होता है, ड्रीम उसकी हल्का हो जाता है, उसकी व्हाई बहुत भारी हो जाता है कि क्यों कर, हाउ बहुत भारी हो जाता है। ये दिक्कत है, ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, वो आएंगे आपको इसी तरीके से। इसको हम कहते हैं पॉइंट ए पॉइंट में। लेकिन आज ए नेटवर्कर, आज ए लीडर, आपको करना क्या है, आपको उनकी इसी ऑब्जेक्शन को जैसे जैसे हैंडल करते जाओगे, ये हल्का होते चला जाएगा और ये ऊपर उठते चला जाएगा, और उसको आप ड्रीम पे ले जाइए। आपकी सपने क्या है, आपकी बच्चों की एजुकेशन के लिए बारे में बता रहे थे, क्या आप नहीं चाहते 5 साल बाद आपके बच्चे के अच्छे एजुकेशन में पढ़े? क्या आप नहीं चाहते 5 साल बाद आपकी एक अच्छी गाड़ी हो? क्या आप नहीं चाहते 5 साल बाद आपकी आमदनी 5 लाख रुपया हो जाए? या आप नहीं चाहते 5 साल बाद आपकी घर ऐसे हो, मकान ऐसे हो? तो ये क्या है, ये आपको, आपने उनको अपनी उनकी ड्रीम तक ले गए। ड्रीम तक मतलब उनकी ड्रीम इतना हावी हो जाएगा कि ऑब्जेक्शन को भी छोटा लगेगा। जैसे जब मैं भी आया था तो मेरे पास भी बहुत सारे सवाल थे, मेरे लोग नहीं थे, मैं दिल्ली में किसी को नहीं जानता, मैं हिंदी भी ढंग से बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे व्हाई क्लियर था, मुझे क्यों करना है। तो मेरा ड्रीम हमेशा हैवी हो रहा था। मैं जब जब मैं कुछ सवाल लेके जाता था, मेरे ऑफलाइन मेरे ड्रीम के बारे में बताते थे, यार तुम तो बोल रहे थे गाड़ी चाहिए और इतने छोटे से ऑब्जेक्शन में घबरा गए। तो मैं भी सुनता था, हाँ यार मेरा तो गाड़ी चाहिए था, मैं क्यों इतने छोटे से, कोई बात नहीं बताइए, फिर मैं लग जाता था। लोग तो मना करते थे फिर भी लग जाता था। लेकिन मुझे क्या है, मेरा ड्रीम मेरे ऊपर हावी हो जाता था जब जब ऑब्जेक्शन है। आपको यही काम करना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी को लेना है। अगर ये ट्रिक आपने सीख गए
तो आप किसी भी ऑब्जेक्शन को आसानी से हैंडल कर सकते हो। किसी भी ऑब्जेक्शन किसी का भी हो, लेकिन आपको यही चीजें सीखना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी को कैसे लेके जाना है। और मुझे लग रहा है मैं आपको समझा पाया। अगर कुछ लोग हैं चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस करके, तो आप लिख सकते हैं कि यस हमें समझ आया, चैट बॉक्स खुला है मेरे हिसाब से। यस, चलिए कुछ लोग दे रहे हैं कि यस समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अभी चलते हैं सवाल के प्रति, अभी रियल दर्द के प्रति जो लोगों का ज्यादातर दर्द है। यस, कुछ लोगों का आ रहा है चैट बॉक्स में। ठीक है ठीक है, यस यस। लेट्स डिस्कस फ्यू कॉमन ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस क्या है फ्रेंड्स? इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आखिरी तक इस पूरा ट्रेनिंग को अटेंड करना। क्यों? आपको पता नहीं आपकी सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन कौन है जो आप परेशान रहते हो, और मैंने इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन को सबसे लास्ट में रखा है। अगर आप स्टार्टिंग में सोचोगे मेरे ऑब्जेक्शन हो गया, तो हो सकता है आपकी नहीं है, और ज्यादा से 20 से 25 मिनट में मैं आपको ये सारे ऑब्जेक्शन की थोड़ा सा ये बताऊंगा कि कैसे आप हैंडल कर सके। और चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सुनिए, अभी चलते हैं आगे, हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि कैसे हम ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे और क्या क्या ऑब्जेक्शन है। पेपर पेन है तो जरूर लिख लीजिए। जैसे कि सबसे पहला ऑब्जेक्शन मैंने चुना है कि ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। सब लोगों ने ये सवाल, ये ऑब्जेक्शन जरूर सुने होंगे। ऐसा कोई नहीं है जो इस तरीके का ऑब्जेक्शन नहीं सुने हैं। अगर आप नहीं सुने हैं तो तैयार रहिए इस तरीके के ऑब्जेक्शन को सुनने के लिए। ऑब्जेक्शन बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे लोग आते बोलते हैं। लेकिन इसमें वही चीजें मैंने आपको पहले ही बोला है, बी प्रिपेयर योरसेल्फ फास्ट। पहले आप अपने आप को तैयार करिए। क्या तैयार करना है कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ये बोलता है कि समय नहीं है, तो आप बिल्कुल बोलिए समय नहीं है। तभी तो मैंने आपको ये बात बताया। क्यों बताया? क्योंकि ये, अगर आप समय कमाना चाहते हैं तो ये तभी ये बिजनेस आपके लिए बना है। क्योंकि ये बिजनेस पैसा के अलावा सबसे ज्यादा अगर कोई चीज देता है तो वो समय देता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत कम समय काम करते हैं, दिन भर वो अपने परिवार के साथ बिताते हैं और अपने तरीके से अपने लाइफ को जीते हैं। उसके इसीलिए वो आज समय की जो फाइन टाइम फ्रीडम है वो एंजॉय कर रहे हैं। क्या आप भी ऐसे टाइम फ्रीडम एंजॉय करना चाहते हैं? और सबसे पहला सवाल आपको, पहले सवाल पूछना, मैं इसीलिए तो आपको इस बुलाया क्योंकि मुझे पता था आपके पास समय नहीं है, इसीलिए मैंने बुलाया। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ या उनकी स्टोरी सुना हो जो बहुत बिजी रहा करते थे, लेकिन आज वो बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। समय से आजादी उनको मिल चुका है। दूसरा चीज, दिस बिजनेस इज मेड फॉर दोज हु डू नॉट हैव टाइम। और यही बात है कि आप उनको बोल सकते हो कि ये बिजनेस उन्हीं लोगों के लिए बना है जिनको, और उनको अगर टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट के बारे में आपको पता है तो आप जरूर बताइए। टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट क्या है, मैं आपको एक लाइन में जरूर समझाऊंगा कि आप उनको बताइए। देखिए, आज तक आपने समय को लगा के पैसा कमाए, या समय को खर्चा करके, समय को स्पेंड करके, समय को बेच के आपने पैसा कमाए। जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं जॉब करता था, मैं 8 घंटा समय लगा के मैं पैसा कमाता था। और मैं जैसे जैसे जब मैं क्या, और जिस दिन मैंने जॉब छोड़ा उसके बाद से मेरे जॉब वाले ने या जॉब के मालिक ने आज तक मुझे एक भी पैसा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मैंने तो 10 साल नौकरी किया था, 10 साल बाद तो कम से कम 10 महीने तक तो पैसा देते, फिर भी नहीं दिए। क्योंकि मेरी जो समय था मैं उनको केवल स्पेंड कर रहा था। और टाइम कंपाउंडिंग मैनेज क्या कहता है, या टाइम स्पेंड और टाइम इन्वेस्ट में क्या अंतर है? अगर मैं आपको बोलूं कि आपने डेली 100 रुपया खर्चा करते हैं और एक्सपेंस करते हैं, 100 रुपया खर्चा करने के बाद 30 दिन तक लगातार खर्चा करने के बाद आपके पास कितना पैसा होगा? यस, आपने सही बोला कि कोई पैसा नहीं होगा, क्योंकि आपने डेली 100 रुपया खर्चा कर दिए। लेकिन अगर 100 रुपया आपने इन्वेस्ट करते हैं, 30 दिन तक इन्वेस्ट करते हैं, तो कितना पैसा होगा आपके पास? आप बोलोगे 3000 रुपये हो जाएगा। 3000 तो केवल इन्वेस्टमेंट होगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आएगा। तो जो इंटरेस्ट आएगा वो होता है कंपाउंडिंग, मतलब कंपाउंड होके आपके पास आएगा। ऐसे ही आप डेली 8 घंटा खर्चा कर रहे हो कहीं ना कहीं, लेकिन इसका कोई खर्चे का, कोई आज खर्चा कर दिया, कल उस पैसे टाइम का कोई पैसा वैल्यू नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो टाइम को आप खर्चा करते हो, वो खर्चा नहीं करते हो, खर्चा के साथ साथ इन्वेस्ट भी करते हो। इन्वेस्ट मतलब आपको टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट काम करता है। एक समय के बाद जब आपकी टीम में 1000 लोग हो जाते हैं और 100 लोग भी 2-2 घंटे दिन में काम करते हैं, तो आपके लिए 200 घंटे काम होता है। और एक साल अगर आपने काम कर लिए तो 200 घंटे आप कंपाउंड कर लिए, जमा कर लिए। इसीलिए यहाँ पे एक साधारण इंसान इतना ज्यादा कमा रहे हैं। इस तरीके की आप उनको समझा सकते हैं, और समझाने के बाद आप कोई स्टोरी सेल कर सकते हैं। जैसे सुदर्शन महांती जी का, जिसने डेथ हो गया, ऐसे
वेस्टिज में सैकड़ों स्टोरी है जहाँ पे जिन्होंने शुरू किया था वो आज नहीं है, लेकिन उनकी परिवार आज उस टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट का फल भोग रहे। तो इसका मतलब क्या है कि वो अगर नहीं करते, वो जॉब होते या कोई और ट्रेडिशनल काम करते हैं जिसमें एक्टिवली पैसा उनको मिलता और उनके जाने के बाद उनकी इनकम जीरो हो जाता, बट यहाँ जीरो नहीं होता। ये एजुकेट आपको करना है, करेगा नहीं करेगा ये आपके हाथ में नहीं, मेरे हाथ में नहीं। अगर ये एजुकेट किया तो वो रात भर सोचने को मजबूर हो जाएंगे, घर जाके जरूर सोचेंगे, हाँ यार हो सकता है आपको नहीं किए करेंगे लेकिन सोचेंगे जरूर। तो आपको ये सीखना है। उसके बाद आप कितने कमाए। बहुत सारे लोग जब शुरू में आते हैं तो ये सवाल के शिकार हो जाते हैं कि आपने कितना कमाया, आपने कितना कमाया। मतलब क्या है कि आपने तो मुझे समझा रहे हो, तो आपने कितना कमाया। जब आप ये सवाल आता है तो आपके पास दो सिचुएशन होता है। एक सिचुएशन ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बिगनर है, वो पहले नए हैं, तो पहले उनके बारे में सोच लेते हैं। वो आप कैसे हैंडल करोगे जो बिगनर है, जो 1-2 महीने से है, उनके पास ना चेक है ना उनके पास टीम है, बिल्कुल बिगनर है। आप बोलिए बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। देखिए कोई भी काम शुरू करने के बाद शुरू करने के बाद कुछ समय लगता है पैसा कमाने के लिए। मैं अभी इस बिजनेस को बिल्कुल नया हूँ, नया शुरू किया हूँ और मैं बिगिनिंग स्टेज में हूँ, अभी सीख रहा हूँ। लेकिन मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा और कुछ लोगों ने मेरे ऑफलाइन हैं जो लोगों ने कुछ समय से कर रहे हैं और अच्छे पैसा कमा रहे हैं। अगर आप चाहो तो मैं उनकी इनकम आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं जब कमाऊंगा मैं जरूर आपको बता दूंगा। अगर आप आएंगे तभी तो मैं कमाऊंगा, आप आएंगे तभी तो हम दोनों मिलके आगे जाके कमाएंगे। या फिर आप दूसरे सवाल उनको पूछ सकते हैं कि चलिए ठीक, बिल्कुल बात सही है कि मेरे पास अभी इनकम नहीं है, अगर आप राजी होते हैं तो काम करने के लिए, और कल आप किसी के पास जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, अगर वो सवाल आपको वो पूछते कि आपकी प्रोस्पेक्ट आपको भी यही सवाल पूछते कि आपने कितना बताया, तो आप क्या जवाब दोगे। तो बोलेगा यार मैं क्या जवाब दूंगा, मैं तो आज ज्वाइन करूंगा तो मैं 2 दिन बाद लोगों को प्लान दिखाऊंगा और मैं कहाँ से वो पैसा कमाऊं। बिल्कुल बोलो, बिल्कुल वही बात तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अभी बिगिनर हूँ, मेरे पास पैसा कहाँ होगा। ये सिचुएशन नंबर 1 है जो हैंडल कर सकते हो। अगर आपके पास ऑफलाइन की फोन चेक्स है बताइए, नहीं है तो किसी ऑफलाइन से बात करा सकते हैं जो ऑलरेडी इनकम कर रहे हैं। दूसरा सिचुएशन, अगर आपने कुछ लोगों ने कुछ समय से है लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहे, किसी भी वजह से उनके पास कोई बड़ा चेक नहीं है, आपने क्या करना है, आपने खुद बताना है यस मैंने 1 साल हो गया इस बिजनेस में काम कर रहा हूं लेकिन मेरे पास उतने बड़े चेक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इतने समय नहीं दे पा रहा, मैं अपने जॉब में व्यस्त हूँ, या मैं किसी भी वजह से, जो भी आप वजह है, नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन मैं 1 साल के अंदर इतना कुछ सीखा, इतना कुछ मुझे भरोसा हो चुका है कि आने वाले 1 साल के अंदर मैं एक बहुत अच्छा इनकम तक पहुंचूंगा। आपने ये कॉन्फिडेंस के साथ बताना, क्योंकि जब आप कुछ समय इस बिजनेस में लगा चुके हैं 100% आपकी कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। तो आप आराम से उनको ये बातें बता सकते हो, मेरे पास अभी चेक नहीं है लेकिन इसका मतलब नहीं कि आने वाले समय पे चेक नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पहले 1 साल में कोई ज्यादा पैसा नहीं कमाया, उन्होंने बिजनेस को सीखा लेकिन आज 5 लाख 10 लाख ये। अगर आपके पास स्टोरी है तो स्टोरी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्टोरी सेलिंग हमारी बिजनेस की ऑब्जेक्शन हैंडल का सबसे बड़ा हथियार है। आप कितनी अच्छे तरीके से स्टोरी को बता पा रहे हो, और अप्रोप्रिएट स्टोरी, जिस जगह पे जिस स्टोरी की जरूरत है उसी स्टोरी को सुनाना, ना कि जो भी जानते हो वो बता दो। ऐसा नहीं है, जो उसको फील हो, उसको टच हो। तीसरा सबसे और एक इम्पोर्टेंट सवाल, मेरे दोस्त ने किया था लेकिन सफल नहीं हुआ। फ्रेंड्स, ये सवाल भी बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त, मेरे मामा, मेरे चाचा ने किया था, सफल नहीं हुआ। सबसे पहले अगर आप उनको ध्यान से सुनोगे तो उन्हीं के सवाल के अंदर उसके जवाब होगा। जैसे कि कोई बोलता है यार मेरा ना एक दोस्त था, वो बहुत लगा हुआ था, बहुत जबरदस्त लगा हुआ था, और 1 साल बहुत इतना दबा के काम किया लेकिन कुछ सफल नहीं हुआ। तो आप पूछो वो कहाँ है, नहीं नहीं आजकल तो छोड़ दिया। वो आजकल तो छोड़ दिया मतलब यही आपकी सवाल की जवाब है। अगर वो नहीं छोड़ता, अभी भी करता, तो जरूर कुछ पैसा कमा लेता। तो इसीलिए आप अगर किसी को ध्यान से सुनोगे, उन्हीं के सवाल के अंदर आपको उन्हीं के जवाब भी मिल जाएगा, लेकिन ध्यान से सुनिए। और उसके साथ साथ जब आप ये सुनने के बाद अगर कोई बोलता है कि नहीं मेरे दोस्त ने किया था, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, तो आप उनको यही बोलिए, इन ऑल प्रोफेशन नॉट ऑल पर्सन बिकम सक्सेस। कोई भी ऐसे प्रोफेशन बताइए जिसमें सब लोग सक्सेस हो जाते हैं। कोई, बहुत सारे लोग गाना सीखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपने कुछ भी फील्ड में जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते। बहुत सारे लोग आईएएस की अगर मैं डाटा बताऊं, 10 लाख लोग तैयारी करते हैं लेकिन केवल 1,500 लोगों को पोस्ट आईएएस अफसर। मतलब क्या है कि इसका मतलब नहीं है कि कोई प्रोफेशन खराब है, वो केवल 1,500, क्या वो 10 लाख बच्चे क्या तैयारी नहीं कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे लेकिन नहीं हो पाए। तो वो किसी ना किसी वजह होगा जिसकी वजह से नहीं हुआ।
आप सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मेरे बीवी तो आसपास नहीं है, मैं बता देता हूँ। मेरे बीवी को एक दिन मन किया कि यार पतला होना है, जिम जाना है। किसी ने मेरे हमारे वहां जा रहा था आसपास में, वो जिम जाने के लिए उन्होंने भी सोचा मैं जिम जाऊं, पतला हो जाऊंगा। जिम गई और कितने दिन गई, पहले पहले महीने में 8-10 दिन, दूसरे महीने में 10-15 दिन, लगातार नहीं जा पाई। आपको पता होता है जैसे इंसान रेगुलर करने के लिए नहीं जा पाई। 2 बार गए फिर किसी वजह से, लेकिन उनकी वेट तो कम नहीं हुआ। वेट कम नहीं हुआ तो अभी आपकी दोस्त किसकी है? जिम वाले की, ना उसकी प्रोप्राइटर की, ना उस मशीन की, ना मेरी मिसेस की, ना उस जिम की जो पैसा दिया उस पैसे की। किसकी गलती? गलती किसी की नहीं है फ्रेंड्स, उन्होंने लगातार नहीं किया। नहीं इसीलिए किया क्योंकि हमें पता है कि जो फेल होता है वो किसी ना किसी वजह से फेल होता है, वो वजह वो कभी नहीं बोलता। ये इसीलिए बोलता है कि हमने मैं तो किया था लेकिन नहीं कर पाया। अगर आप डिटेल में जाओगे तो वो पता चलेगा। इसका मतलब कि कोई भी प्रोफेशन हो, उस प्रोफेशन की गलती नहीं होता, गलती होता है वो जितना तैयारी करने की जरूरत होती थी उतना तैयारी नहीं कर पाए, इसी वजह से वो सक्सेस हो। वेरी सिंपल। ये हमारे बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे लोग आते हैं, इसका मतलब नहीं बहुत सारे लोग सक्सेस हो जाते हैं। जो लोग कामयाब होते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं। हो सकता है वो सिस्टम फॉलो नहीं कर पाया होगा, हो सकता है वो लिस्ट नहीं बनाया होगा, हो सकता है वो ऑब्जेक्शन ढंग से हैंडल नहीं किया, या हो सकता है वो सीखा भी नहीं होगा। तो ये किसी भी वजह से वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप उनको बोलिए कि किसी का फेल, कोई अगर फेल हो गया, आप अपने जो पोटेंशियल है उसके साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो कि वो फेल हो गया मैं भी फेल हो जाऊंगा, वो नहीं कर पाया मैं नहीं कर पाया। आप क्यों ऐसे सोचते हो? अगर आप ऐसे सोचते हो तो बहुत सारे लोग जॉब भी करने जाते हैं लेकिन किसी वजह से जॉब नहीं कर पाते, वापस गांव चले जाते हैं। इसका मतलब क्या जॉब छोड़ दोगे? आप जॉब नहीं करोगे? जॉब तो करोगे ना, जो भी आपको काम है वो करोगे। क्यों करोगे? आपने तो ये नहीं देखते हो कि कोई सफल हुआ नहीं हुआ, उसके बावजूद भी कर रहे हो। इसी तरीके के आप उनको ये बातें समझा सकते हो। और जिम वाली बहुत बहुत अच्छी है, उनको भाई बताइए कि ऐसे ऐसे अगर होता है तो क्या आप कोई इंसान किसकी गलती मानता है। चौथा सवाल सोच कर बताऊंगा। ये एक बड़ा भयानक सवाल है, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये कोई सवाल ही नहीं है। मैं आपको बता दूं ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फ्रेंड ध्यान रखिए, अगर कोई आपको बोलता है सोच कर बताऊंगा, ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये केवल आपको अवॉइड करना चाहता है, उस सिचुएशन से भागना चाहता है। वो चाहता है कि भाई मैं यहाँ से कैसे पीछा छोड़ू, मैं तो यहाँ फंस गया, या मुझे पकड़ के बैठा दिए, मैं क्या करूं। अगर जूम में है तो कोई बोलता नहीं जो, अगर आपको कोई बोलता है सोच के बताऊं तो आप सोच लेना ये आपके लिए एक सॉफ्ट नो है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी प्रोसेस है उस प्रोसेस को जरूर करना। क्या सोचना है? आइदर ही द प्रोस्पेक्ट डिड नॉट अंडरस्टैंड, हो सकता है वो कुछ सुना नहीं है, समझा नहीं है, या प्लान को जब सुना तो उसको लगा कि ये मेरे कोई काम की नहीं है, तभी वो इंसान यही बोलता है। क्योंकि हाँ करने के लिए जितना हिम्मत चाहिए, ना करने के लिए उससे कहीं गुना ज्यादा हिम्मत चाहिए। इसीलिए कहते हैं लोग हाँ तो नहीं करते लेकिन ना भी तो नहीं करते। ना भी करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा जिगरा चाहिए। और इसीलिए कहते हैं इट इज नॉट एन ऑब्जेक्शन, इट इज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब नेग्लेक्ट करना। क्रिएट अर्जेंसी। आप उसको एक सिंपल तरीके देखिए, आप क्या सोचोगे, मैं क्या कुछ मदद कर सकूं आपको सोचने में? आप प्रोडक्ट बारे में सोचना चाहते हैं या इनकम बारे में सोचना चाहते हैं? किसके बारे में सोचना चाहते हैं? आप ये चीजें जब आप बताओगे क्या आप मेरे को मैं मदद कर सकता, अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं काफी समय से इस प्रोडक्ट के कारण काम कर रहा हूँ और इनकम प्लान में काम कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ नहीं आ रहा, मैं आपको समझा दूं। या फिर आप कुछ क्रिएट अर्जेंसी। अर्जेंसी मतलब जैसे कि आप एक फियर ऑफ, क्योंकि देखिए इंसान को फियर ऑफ लॉस बहुत ज्यादा लगता है कि मैं लॉस में ना आ जाऊं। जैसे कि आप बोल सकते हो मेरे 2-3 ज्वाइनिंग है, काफी लोगों को मैं ये कर रहा हूँ, इस महीने मुझे इतने टारगेट पूरा करना है, अगर आप आते हैं तो मेरी जो ज्वाइनिंग होगा तो मैं आपको नीचे ज्वाइन करा सकता हूँ। अगर आप जल्दी नहीं करोगे तो अगले महीने जरूर कर सकते हैं, या सोच के आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप करोगे तो ये लोग आपके नीचे आ जाएंगे, नहीं तो आप बाद में आएंगे तो आपके नीचे। ये एक फियर ऑफ लॉस होता है। या दूसरी चीज, आप किसी को अगर प्लान दिखाते हो, अगर क्लोज फ्रेंड है तो आप उनको क्लियरली बोल सकते हो बिफोर शोइंग प्लान कि आपको भाई मैं इस प्रोजेक्ट को आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो हाँ करना, अच्छा नहीं लगे तो ना करना। क्योंकि ये आपको जब आप ये चीजें बोल देते हो तो ये पहले से आप ये सोच के बताऊंगा वाला चीजें को पहले से हटा देते हो। अच्छा लगे तो हाँ करना, अच्छा नहीं लगे तो ना भी कर देना। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपकी ना से, या मैं कोई परेशान नहीं हूँ आपके ना से, आप बोल सकते हो ना। लेकिन इसके तीसरा जवाब मैं नहीं चाहता हूं। अगर आप ये पहले कहते हैं, इसको कहते हैं प्लान सोच से पहले आप इस तरीके की ऑब्जेक्शन को पहले हटा देना। ये है हमारी 4 नंबर ऑब्जेक्शन। 5 नंबर, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है?
बहुत सारे लोग जब सवाल पूछते हैं डरते हैं, और शुरुआत में होता क्या है कि जब बिगिनर स्टेज में होते हैं, जब हम शुरू में होते हैं, तो शुरू में हमारी खुद की कॉन्फिडेंस इतना लो होता है, खुद को हमें इस इंडस्ट्री के प्रति विश्वास नहीं होता, इस सिस्टम के प्रति विश्वास नहीं होता, इसीलिए हम डरते हैं कि शायद ये सवाल ना आ जाए, और से वही सवाल आ जाता है जिसके बारे में हम सोचते हैं। और जितने भी मैं सवाल की जवाब दे रहा हूँ, ये सवाल कभी मत सोचना ये प्रोस्पेक्ट की है, जो नया लोग हैं, जो नया अभी ज्वाइन किए, उन सबके मन में ये सब सवाल चल रहा होगा। लेकिन ये सवाल कभी पूछते हैं या कुछ नहीं पूछ पाते, लेकिन इसी तरीके से आपको ये यहाँ पे आपको सारे सवाल के जवाब मिल सकता है। आप क्वेश्चन व्हिच नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग, तो आप पूछ सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग आप क्या जानते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग के कौन से कंपनी में काम किए थे, कभी आपने नेटवर्क मार्केटिंग किए थे। अगर वो बोलता नहीं किया था, मैं नहीं जानता, तो फिर आपको नेटवर्क मार्केटिंग से क्या दुश्मनी है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों अच्छा नहीं लगता, आप उनसे पूछिए। तो वो धीरे धीरे, क्योंकि सवाल तो उसने एक पूछा, लेकिन मैंने उनको सवाल पे सवाल पूछ रहा हूँ ताकि उनसे उनकी जो अंदर की बात है उसको निकाल सकूं, ताकि मैं उसके जवाब दे सकूं। ये सवाल कोई सवाल नहीं है जिसके जवाब दूंगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं हुए। और उसके साथ साथ जब आप एवरी सक्सेस बिजनेस, और ये जो सक्सेस बिजनेस की बात कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग, उनको एक एग्जांपल देना कि आपको पता है, आप जो केबल यूज करते हैं, आप जो जियो यूज करते हैं, आप जो फेसबुक यूज करते हैं, आप जितनी भी सारे चीजें यूज करते हैं, ये सारे एक नेटवर्क का पार्ट है। कहीं ना कहीं सुबह से लेकर शाम तक जो भी सर्विसेज आप यूज करते हैं, कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी का नेटवर्क में आते हो। आज तक तो आपने दूसरे को नेटवर्क में आए, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि आपकी नेटवर्क में कौन है? अगर आपकी नेटवर्क में कोई नहीं है, तो इसीलिए तो आज हम उतने तरह की नहीं कर पाए जैसे दूसरे लोगों ने किए, चाहे ओला वाले ने हो, वे वाले ने हो, ये क्या है, सारे तो नेटवर्क है। और हमारी सबसे बड़ी संस्कृति या हमारे धर्म गुरु जितने भी हैं, उन्होंने शुरुआत कैसे किए थे? नेटवर्किंग से किए थे। पहले कौन सा डिजिटल दुनिया था, या व्हाट्सएप में भेजते थे कि हम यहाँ आ रहे हैं, हम वहां आ रहे हैं, हम इस धर्म को प्रचार करने? वो पैदल जा जाके तो किए थे, और एक ही जगह से पूरा दुनिया भर में, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, कहीं पे भी आप देख लो, किसी भी धर्म गुरु ने, हमारी सबकी एक जो चीज है वो शुरू हुआ है कि यही नेशनल ये का जो है वो नेटवर्क से। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को ये मत सोचिए कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई खराबी है, आप कुछ एग्जाम्पल देके उनको समझा सकते हैं। उसके बाद एजुकेट हिम अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। यस, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप क्या जानते हो मुझे नहीं पता, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय का बिजनेस है, जो 80 साल से हिंदुस्तान नहीं पूरा दुनिया भर में राज कर रहे हैं। हिंदुस्तान में लगभग 124 साल से भारत सरकार ने वो सारे चीजें जो आपके पास नॉलेज है जिसके बारे में आप बता सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग का जो चीजें जो आप ज्ञान उनको देते हो, उसके बाद वो समझ के आते हैं, तभी आपको नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा मिलता है। ध्यान रखिए, पैसा आपको कंपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं देती है, प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं देती है, लेकिन प्रोडक्ट की और नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री का जो समझ है आपके पास, जो ज्ञान है आपके पास, जब आप इस चीज को दूसरे में ट्रांसफर करने में सक्षम होते हैं, तभी आपको इनकम आता है। आज अगर मेरे टीम में 80,000 लोग हैं, तो वो 80,000 लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे विश्वास की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में आए। मैंने कुछ लोगों को विश्वास दिलाने में सफल है, उन्होंने फिर आगे किस लोगों को सफल हुए, इसी तरीके से नेटवर्क बन गया। और नेटवर्क बनेगा तब जब आप इस चीज में सफल होंगे। तो इसीलिए घबराना नहीं, लोगों को कोशिश करना है इसको हैंडल करने के लिए। मैं किसी को नहीं जानता, यस, आपने जब इस तरह की कोई बात होता है तो बिल्कुल आप फील फेल्ट फाउंड बताइए। यस, मैंने भी शुरू में किसी को नहीं जानता था, मैंने भी जब नहीं जानता था, मैंने अपने ऑफलाइन को ये बोला था, मैं किसी को नहीं जानता, मेरा तो 15 दोस्त है, मैं कहाँ से काम कर पाऊंगा। लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे समझाया कि कोई बात नहीं, यहाँ जानने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप करना चाहते हो तो मैं आपको रास्ता बताऊंगा। फिर उन्होंने मुझे रास्ता बताया, क्या क्या बताया, और उसको फील्ड फाउंड में बता सकते हो। दूसरे तरीका है, अगर आप उनको बोलते कोई आपकी खास दोस्त है, बोलो यार बिल्कुल मैं आप किसको नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानते हो सकता है, तो आप उनको बोल सकते कोई बात नहीं, आपको लिस्ट बनाने के लिए मैंने बोला था, आपने नहीं लिखा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको एक नाम लिखने में 500 रुपया दूंगा, तो आप कितने लोगों के नाम लिख दोगे? आपको क्या लगता है कितने लोगों ने? बहुत सारे लोगों ने 50-100 लोगों के नाम लिख देंगे। तो इसका मतलब नाम तो आपके पास है, लेकिन आप बिजनेस के पॉइंट व्यू से आपको लगता है कि कोई नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है, नाम है तो कैसे नाम आएगा, उसके लिए आप उनको बता सकते हैं, रिमाइंड देम ऑफ फंक्शंस। आप उनके घर में जब लास्ट कभी कोई फंक्शन होगा या कभी सेलिब्रेशन होता है तो कितने लोग आते हैं, उसके बारे में याद दिलाइए। जब याद दिलाएंगे तो उनको लगेगा ये सारे जो लोग हैं वो कोई किराए पे नहीं लाए गए थे, वो सारे आपकी जानकार लोग थे, आपके रिश्तेदार होंगे या कोई ना कोई जानकार होंगे। उन्हीं के नाम तो लिखने को लिए बोल रहा हूँ मैं, कौन सा बोल रहा हूँ कि रास्ते में जाओ और जो जा रहा है उसके नाम ला के लिखो। आप जिनको जानते हो, और कहा जाता है कि
एवरेज रिसर्च से पाया गया कि हर इंसान 200 से लेके 1000 लोगों तक जानता है, एवरेज कम से कम 200 लोगों को जानता है हर इंसान, और 200 लोगों को जानता है, लेकिन जैसे बिजनेस की बात आता है तो बिल्कुल हमें लगता है कि मैं किसी को नहीं जानता। इसीलिए बोलता है क्योंकि उसको लगता है, प्री जज कर लेते हैं कि मेरे बात से कोई नहीं करेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, या मैं इसके लायक नहीं है। जब इतने सारे एजम्पशन वो अपने अंदर ले लेता है तो उसको एक ही सवाल मिलता है कि नहीं जी, मैं तो किसी को नहीं जानता, या मैं कह के कैसे बोलूं। तो इसीलिए वो इस सवाल को करता है। 7वें सवाल, इस तरह का काम नहीं चलता, इसका मतलब सिस्टम पे बिलीव नहीं है उस इंसान का, कि उनको नहीं लगता नेटवर्क मार्केटिंग चलता है। तो आपको करना क्या है, आपको एजुकेट करना है और उसको ये पूछना है। आप एक सवाल जैसे ये पूछा कि इस तरीके के काम नहीं चलता, तो मैंने उनकी जवाब नहीं दिया, मैंने जवाब के बदले सवाल क्या पूछा, सवाल के बदले सवाल, दूसरा सवाल क्या पूछा, व्हाई डू यू थिंक लाइक दैट, आप क्यों ऐसे सोचते हो, क्या कब आपने ऐसे काम किया था। जैसे मैंने आपको ये सवाल पे सवाल मैंने उनको पूछा, सवाल तो उन्होंने शुरू किए थे, लेकिन मैंने क्यों सवाल पूछा, क्योंकि मैं उनके बारे में और डिटेल जानकारी लेना चाहता हूँ। एजुकेट देम अबाउट आवर इंडस्ट्री। अगर वो बोलता है हाँ मैं जाना था, मेरा किसी ने किया था या मैंने किया था, तो उनको बारे में एजुकेट करिए। ठीक है, आपने कब किया होगा, किसी का वजह से आपने नहीं कर पाए, लेकिन ये कोई फाइनल नहीं है, आप और अच्छे कर सकते हैं। उसके बारे में और डिटेल एजुकेट आप करना है। एजुकेट तब कर पाओगे जब आप खुद एजुकेट होंगे। टेल स्टोरीज ऑफ योर ऑफलाइन। आप उनको ऑफलाइन के बारे में बताइए कि जो ऑफलाइन, चाहे वो प्रीतम जी हो, महेश जी हो, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फुल टाइम कर रहे हैं और काफी सालों से कर रहे हैं, उनकी स्टोरी, उनके नाम बताइए। आप बताएंगे क्या कि सर वो 20 साल से कर रहे हैं, और 20 साल से तो लगभग 18 साल से तो फुल टाइम कर रहे हैं, ये काम चलता नहीं है, तो फिर 18 साल से कैसे गुजारा कर रहे हैं, अच्छी गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल फिर कैसे चल रहा है 18 साल से। और वो तो बोल रहे हैं आने वाले और 18 साल तक उस बिजनेस को करेंगे, वो तो बिल्कुल हिल नहीं रहे और इतना अच्छा कर रहे हैं। और एक नहीं, मैंने 1000 लोगों को उसी टाइम पे, आपकी सबसे बड़ा जो टूल है वॉइस मैगजीन, वो आपके काम आता है। उसको वॉइस मैगजीन अगर आपके पास है तो उनको जरूर दिखाइए। अगर आप ऑनलाइन है तो आप उनको mybesties.com साइट विजिट कराइए, और वहां जाके कंपनी प्रोफाइल के पास, कंपनी में जाओगे तो एक सक्सेस स्टोरीज की ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करेंगे तो पूरा स्टोरीज यूसीडी तक, फोटो और स्टोरी उनके बारे में, और क्राउन डायरेक्टर फोटो एंड स्टोरी उनकी डिटेल दिया है। कम से कम 2,500-3 हजार लोगों का फोटो स्टोरी है। वो लोग जाके आप साइट विजिट करिए, देखिए कितने लोग कामयाब हो रहे हैं। तो ये बात करने से क्या होगा कि आप उनको बिलीव दिला सकते हो। फिर भी आखिरी में मैं यही बोलूंगा कि आप ये मत सोचना ये सारे करने के बाद भी वो ज्वाइन करेगा। लॉ ऑफ एवरेज विल वर्क, बट इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए। कोई भी प्रोफेशन हो, उस प्रोफेशन में तब सफल होता है जब उस प्रोफेशन को वो प्रैक्टिस करता है। कोई एडवोकेट या एडवोकेट एलएलबी पास करके 3 साल पढ़ाई करके आने के अच्छे सफल एडवोकेट नहीं बनता जब तक वो एडवोकेट में वो लगातार 5 साल, 10 साल, 20 साल प्रैक्टिस करता है। जब बाल सफेद हो जाते हैं तभी वो एडवोकेट का, या कोई बड़े डॉक्टर का, बड़े इंजीनियर का, किसी भी प्रोफेशन में वो तभी सफल हो पाता है। ऐसे ही हमारी बिजनेस में मैंने जो बता रहा हूँ ये एक बेसिक गाइडलाइन से, बेसिक लाइन से, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे फील्ड में तो हो सकता है मेरे से बेहतर आप जवाब दे पाओ। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, डर जाओगे, तो कभी आप, क्योंकि आपको फेस करना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट। आप कोई शॉर्टकट नहीं है ना, कोई यहाँ इसको अवॉइड करने का कोई तरीका हम आपको सिखा सके। इसको फेस करना पड़ेगा, यही सबसे बड़ा तरीका है कि फेस इट। आप इसको चैलेंज को एक्सेप्ट करो, ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट करो और फेस करो। फेस करते करते आप कब एक्सपर्ट हो जाओगे आपको भी नहीं पता चलेगा। सैलरी मिलने पर ज्वाइन करूंगा, बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं, लेकिन मैं इस बार सवाल के जवाब जैसे देता हूं, मैं यही बोलता हूं यार सैलरी मिलने पे जवाब दूंगा। क्यों, सैलरी क्या हो गया, सैलरी का क्या चक्कर पड़ गया? नहीं सर आपको पता है पैसा नहीं बचता। मैंने बोला बिल्कुल नहीं बचता, लेकिन अगले महीने कहाँ से आ जाएगा? इस महीने की जो सैलरी आया वो भी नहीं बचा, अगले महीने अगर यहाँ लगा दोगे तो खाओगे क्या? क्योंकि अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट ले लोगे कहीं ना कहीं आपने तो पैसा, नहीं नहीं सर मेरा पैसा हो जाएगा सैलरी। लेकिन सच्चाई क्या है, अगर कोई ऐसे बोलता है अगले महीने करूंगा, सैलरी मिलने से करेगा, तो आप ये मान लीजिए 90% वो ना करके गया है। 99% लोग अगले महीने करते नहीं है। 1% लोग होंगे, कोई रेयर 1-2% लोग होंगे वो बाद में कर लेते हैं, लेकिन 99% कर लेंगे। वो टाल रहा है, वो सिचुएशन को अवॉइड कर रहा है, सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, इसीलिए सवाल करता है कि मैं सैलरी मिलने पे करूंगा। तो सैलरी मिलने पे आप कभी भी इसको, ठीक है वो सुन बोल दिया, लेकिन आप कैसे हैंडल कर सकते हैं फियर ऑफ लॉस? आप उसको कुछ ना कुछ ये दिखाइए। अगर आप ये अभी करेंगे, क्योंकि सेल अभी चाहिए आपको सेल नहीं चाहिए अगले महीने तक, क्योंकि आपने पूरा प्रयास और आपने पूरा मेहनत लगा दिया। आप उनको बताइए कि अभी करने से क्या क्या फायदा होगा। टेल देम सम ज्वाइनिंग, कि आपने बताइए कि अगर आप यहाँ करते हो तो आपको पास ये होगा। आप इस महीने 8% जा सकते हो,
मेरे देखिए एक ये दोस्त है, जानकार है, जिससे मेरी बात हुई या मेरा टारगेट 5 लोगों का है, मैं 5-7 लोगों को इस महीने जैसे ही स्पॉन्सर करूंगा, ऑलरेडी 3 लोगों को ज्वाइन कर चुका हूँ, 4 लोगों मेरे पास और पाइपलाइन में है, अगर आप ज्वाइन करते तो मैं ये करूंगा। दैट इज ओनली फियर ऑफ लॉस, आप इस तरीके की बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये मान लिया सैलरी मिलने से करेंगे, तो आप देखना आप में से ज्यादातर लोग तो इस चीज सिचुएशन से फेस करके जा चुके होंगे। तो आपको कितने लोगों ने ज्वाइन किया सैलरी ये बोलने के बाद, जब सैलरी मिला, सैलरी मिलने के बाद उनकी बेल घंटी नहीं बजता है तो नहीं उठाते, नहीं है उठाते हैं तो कुछ ना कुछ बहाना दे देते, इस बार नहीं होगा अगले महीने। तो इसीलिए ये कोई हमारी सवाल नहीं है ना, ये कोई आपको लगता है अगले महीने वो ज्वाइन करते हैं। यू कैन अरेंज नाउ, आप उनको बता सकते हो कि अगर जो काम आप सैलरी मिलने से करोगे, अभी आप उसको अरेंज करिए और कुछ अरेंज करने के बाद अगर आपको सैलरी मिलेगा जिससे अरेंज करेंगे आप दे दोगे। अरेंज कैसे करोगे वो भी बता देना, कि कुछ इमरजेंसी आ जाएगा तो आप पैसा अरेंज करोगे नहीं करोगे, वो आप उसको एग्जांपल देके समझा सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए किसी के लिए भी कोई पैसा नहीं लगाना। ये बात मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं यार कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ वो दे देगा, और बाद में नहीं देता है जब, फिर वो बोलते हैं। क्योंकि शुरू में मैंने ये गलती बहुत किया था, मुझे लग रहा था यार अपने ही तो लोग हैं, क्या हो गया, वो तो 7-7 हजार के ड्राफ्ट भी मैंने 4-5 लगा दिया था। लेकिन मेरे ऑफलाइन ने हमें बोल दिया कि अगर वो 7,500 से 7,400 भी दे तब भी आप उसकी डीडी नहीं लगाना। तब से मेरे कान में समझ गया और दिमाग में ऐसे बैठ गया, मैं आज की डेट में भी किसी को ज्वाइनिंग के लिए पैसा नहीं देता हूँ। अगर उसको कुछ मदद चाहिए तो मैं जरूर कर दूंगा, लेकिन मैं ज्वाइनिंग की पैसा खुद अरेंज करे। क्योंकि अगर वो 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 1,000 रुपए अरेंज करने के लिए सक्षम नहीं है, तो आगे बिजनेस करने के लिए भी क्या बड़ा कमाएगा। आप सोचिए क्या वो बड़ा कमा सकता है अगर 2,000 रुपए वो अरेंज नहीं कर सकता। तो नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं, क्या अरेंज भी नहीं कर सकता, इतने जानकार नहीं है, तो ये बात आप उनको समझा सकते हैं। वही कमाते हैं जो पहले जुड़ जाते हैं। फ्रेंड्स, ये भी सिस्टम पे डाउट, जो ऑब्जेक्शन आता है सिस्टम के ऊपर आता है। एजुकेट देम अबाउट देयर बिजनेस, आप उसको बताइए कि ये कभी जो आप बता रहे हो गलत सही नहीं है। क्यों ये सोचते हैं, क्योंकि इनको लगता है इस बिजनेस से ज्वाइन करने का, जो पहले ज्वाइन हो जाता है वो पहले कमाता है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये बिजनेस कभी भी ज्वाइनिंग का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है काम करने का। जो लोग जब चाहे ज्वाइन करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कौन कितना काम किया उसी बेसिस पे उसकी इनकम आता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना कि कोई भी ज्वाइनिंग, आप सबसे बेस्ट एग्जांपल सिद्धार्थ जी का बता सकते हैं। 2004 में कंपनी शुरू हुआ था, 2008 में वेस्टिज में सिद्धार्थ जी आए, और सिद्धार्थ जी आने के बाद 2010 तक पहुंचते पहुंचते वो टॉप अर्नर बन गए। तो वो क्या 2008 में तो आए थे, 2004 में तो कंपनी चल रही थी, तो जो 2004 में ज्वाइन हुए थे वो तो टॉप अर्नर बनना चाहिए, तो 2008 वाले कैसे हो गए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनके बारे में आप जानते होंगे, जिनकी ऑफलाइन कुछ एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रहे, लेकिन वो काम कर रहे हैं, उनका इनकम आ रहा है, ऑफलाइन का नहीं आ रहा है। ऐसे एग्जाम्पल उनको आप 1-2 और दे सकते हैं कि देखिए वो काम कर रहे हैं, उनका इनकम आ रहा है, उनके ऑफलाइन काम नहीं कर रहे हैं इसलिए पैसा नहीं आ रहा। तो ये बिजनेस कभी भी ज्वाइनिंग का नहीं होता। आगे ज्वाइन करे पीछे ज्वाइन करे उससे कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि क्या काम करने के लिए तैयार हो। अगर काम करोगे तो बाद में आके भी बहुत पैसा कमा सकते हो। ये क्या होता है, एजुकेट, आप लोगों को एजुकेट करिए, इसी की वजह से हमारी इनकम बढ़ा होता है। तो यही काम आपको करना है, मुंह चलाना है। अगर आपको ज्ञान आ गया, ज्ञान को लेके अंदर रख दिए तो कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर चलाएंगे तो उससे प्रैक्टिस बढ़ेगा। टेल स्टोरीज यू नो, जितने लोगों को नाम बारे में जानते हो उनके बारे में बताइए। 10वीं सवाल, पिता या पति, जिनकी लेडीज से पति, और इसमें मैंने पत्नी रह गया होगा, लेकिन पत्नी भी बहुत सारे लोगों को मना करते हैं। मेरे भी काफी दोस्त हैं जिनकी पत्नी ने मना करने की वजह से उन्होंने नहीं कर पाया। तो पिता, पति या पत्नी मना करते हैं, तो ये आपको क्या लगता है, ये सवाल है। ये सवाल क्या है, ये अपने ऊपर लो कॉन्फिडेंस है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जब कम होता है इंसान को, तो इंसान इस तरीके की बोलता है कि वो करना तो चाहता हूँ, लेकिन वो मना करते हैं। वो कभी नहीं मना करते। मैं लिख के देता हूँ, आपने ऐसे बहुत सारे काम करते होंगे जो आपके पिता भी मना करते हैं, आपकी पति भी मना करते हैं, या आपकी पत्नी भी मना करते हैं, उसके बावजूद भी छुप के करते हैं। जितना पतियां बैठे हैं वो सब लोग समझ गए होंगे, और पत्नियां भी समझ गए होंगे। कुछ बहुत सारे ऐसे काम है जो हम नहीं, लेकिन यहाँ पे क्यों बोलते हैं, क्योंकि मुझे तो लग रहा है नहीं कर पाऊंगा, और क्या मैं बोलूं, मैं बोल देता हूँ यार वो मना करते हैं। मैं आपको हजारों और सैकड़ों वेस्टिज में स्टोरी सुना दूं, जो लेडीज थे, लेडीज जो आज मिलियनर्स हैं। मिलियनर्स पिछले साल में लगभग 180 वुमेन्स मिलियनर बने, वुमेन मिलियनर वेस्टिज में एक साल में बने। और उनमें से 90% वुमेन हैं जिनकी पतियों ने मना कर रहे थे। 90% ऐसे पत्नियां हैं जिनकी पतियां मना करते थे, उसके बावजूद भी वो मिलियनर बन गए। तो आप क्या कहोगे इनको, क्या उनकी पति नहीं थे, उनके घर नहीं थे, उनकी सब कुछ थे, उसके बावजूद भी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका पिता उनको मना कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो सफल हो गए। तो ये सारे एग्जाम्पल आप उनको दे सकते हैं। और
उनको यही बोलिए कि अगर आपको मैं मदद करूं तो क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हो, या आप उनसे मुझे मिलवाने की कष्ट कर सकते हो। अगर आप उनसे मिलवाओगे तो मैं उनसे इसके बारे में, या फिर आप उनको बोल दीजिए कि कोई बात नहीं, अगर आपके पति मना कर रहे हैं, आप पति देव को क्या संडे की सीएनटी हमारी जो जूम ट्रेनिंग होता है क्या वहां ला सकते हैं, आप इस बार जरूर लाइए, उसके बाद मेरे से बात कराना, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि प्लान आप देखे हो, आपकी पति से कोई बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपकी पत्नी मना कर रहे हैं, आपको पत्नी को समझाना आपकी काम है। अगर आपके पिता मना कर रहे हैं, पिता का समझाना आपकी काम है। मैं बाहर से जाके आपको पिता को कोई समझा नहीं सकता है, या पापा को नहीं समझा सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उनको एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ जो संडे के जूम की मीटिंग के बाद, उसके बाद मेरे से बात करवा दीजिए। आपको पापा को कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या चीज समझ नहीं आ रहा, वो मैं समझा सकता हूं। तो आप उनको बोलिए कोई बात नहीं, अगर आपके पिता पति मना कर रहे हैं तो आप उनको जूम मीटिंग में लाइए, मीटिंग के बाद फिर मेरे से बात कराना, मैं आपको समझाऊंगा, आपके पति को समझाऊंगा क्यों। अगर वो ले आए तो इसका मतलब वो करना थोड़ा बहुत तो करना चाहते हैं, लेकिन वो तब भी नहीं लाए तो इसका मतलब वो बिल्कुल नहीं करना चाहते, इसलिए उनके ऊपर। क्योंकि अगर वो चाहे तो वो अपने पापा को भी मना सकते हैं, पति को भी मना के 1 घंटे के लिए बैठा सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो नहीं कर सकते। उसके बाद टेल स्टोरीज ऑफ सक्सेसफुल वुमेन स्टोरीज, जैसे मैंने बताया, कुछ ऐसे स्टोरीज बताइए, यूट्यूब में भरे पड़े हैं, ऐसे स्टोरीज लीजिए, याद करिए, और जब सुनते हैं तो बोलते हैं मेरे पति ने मना किया था बट आज यहाँ हूँ, तो ऐसे स्टोरी उनको एग्जाम्पल दीजिए। कंपनी को पैसा क्या कहाँ से आता है, बहुत सारे सवाल सिस्टम के ऊपर लोग करते हैं कि सही में पैसा आता है। फ्रेंड्स, ये एजुकेशन का है, अगर आप एजुकेट होंगे। डायरेक्ट सेलिंग में अकाउंट्स बैकग्राउंड से था शुरू में, जब मैं अकाउंट्स जॉब कर रहा था, तब मैंने जब ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया तो मेरा पहला सवाल यही था कि एक लोग ज्वाइन करने से इतने लोगों को पैसा कैसे आता है। मैं घर में जाके कैलकुलेटर लेके जितने जोड़ तोड़ हिसाब लगा दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरे हिसाब मिला ही नहीं मुझे। तो मैं भी यही ऑब्जेक्शन मेरे ऑफलाइन को किया था कि इतने पैसा कहाँ से बढ़ता है, एक साबुन 30 रुपए की और पता चला कि 3000 लोगों को ऑफलाइन को बढ़ गया, कैसे हो रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है कि ये ऐसा प्लान में जो मैं जैसे कैलकुलेट कर रहा था ऐसे नहीं बढ़ता, उसका एक प्रॉपर तरीका होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ट्रेनिंग जो सिस्टम बना होता है वो उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है जिस हिसाब से वो डिजाइन किया गया है। उसमें प्रॉफिट, कंपनी प्रॉफिट मार्जिन भी रखती है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, सब कुछ करता है, वो सिस्टम है। जैसे मैं आपको ये बोलूँ, जो इतने सरकारी लोग जॉब करते हैं उनको अगर मैं पूछूं आपकी सैलरी कहाँ से आता है, आपको सैलरी गवर्नमेंट कहाँ से देती है, तो क्या आप में से किसी के पास जवाब है? किसी के पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कहाँ से आता है। टैक्स की पैसा आप बोल दोगे, लेकिन हो सकता है टैक्स की पैसा डिफेंस में चला गया, लेकिन आपकी सैलरी कहाँ से आता है मैं पूछ रहा हूँ, आपको नहीं पता होगा। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें जो नहीं पता है लेकिन हो रहा है। आप में से फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक में फेसबुक वाले को पैसा कहाँ से आता है, तो 90% लोगों को ये पता नहीं, लेकिन फेसबुक सब लोग यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसको कंपनी कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, हमें नहीं पता, बट मुझे फेसबुक में ये सुविधा मिल रहा है, मैं ये सुविधा को यूज कर रहा हूँ और सालों से यूज कर रहे हैं। ऐसे ही जब आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं, जब 80 साल से इंडस्ट्री काम कर रहे हैं, तो इसमें ये नहीं पढ़ना एजुकेट देम और पैसा कैसे आता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एजुकेट करने में ये बताना, जैसे वेस्टिज की एग्जांपल देना कि वेस्टिज में 100 रुपए में 36 रुपया कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है डिस्ट्रीब्यूटर्स की। ए टू लेके जेड तक जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, चाहे वो 10% का 8% में हो, चाहे वो करोड़ है, सबको एक ही सिस्टम के तहत डिस्ट्रीब्यूट करता है। जब डिस्ट्रीब्यूट करता है तो 36 में से एक भी रुपया ज्यादा नहीं देता है। जब ज्यादा नहीं देता है तो अगर वो 2000 करोड़ की टर्नओवर कर रही है, 2000 करोड़ की, तो 720 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बेनिफिट है, ये बात बताइए। तो ये 720 करोड़ जब बटेगा तो ऑटोमेटिक किसी के घर में कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन वहीं पे अगर कोई बाबा कोई बिजनेस कर रहे हैं और बाबा का 2000 करोड़ की टर्नओवर हो रहा है, तो उस 2000 करोड़ में एक भी पैसा उस कंज्यूमर तक नहीं बन पाता है, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट में और दूसरे चीजों में खर्चा हो जाता है। वही पैसा को कंपनी यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। इसको हम प्रोज्यूमर कहते हैं या इसी को कंज्यूमर एम्पावरमेंट कहते हैं। कंज्यूमर को सबसे फायदा होता है, तभी तो कंज्यूमर यहाँ से आता है। नहीं तो मुझे क्या मतलब था कि मैं यहाँ के तेल साबुन शैम्पू लेके घर में यूज करूं, मेरे पास तो दुकान से आ रहा था, किराने की दुकान था, मैं उसको फोन कर देता था, वो भेज देता था। लेकिन मैं इतने सालों से लेने के बाद मुझे कोई जिंदगी में बदलाव नहीं आया, बट यहाँ करने के बाद बदलाव आता है, तो मैं क्यों ना करूं। तो इसीलिए आप इस चीज बात को समझा सकते हो कि ये कैसे, और ये 36 रुपया कैसे आता है, अपने ऑफलाइन के साथ बैठ के बात कर सकते हैं। कंपनी ध्यान रखिए, एक भी पैसा अपनी जेब से नहीं देता है, ना अपने प्रॉफिट से
ये करता है। कंपनी का जो टर्नओवर है उसकी पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है और कहाँ पे कितना खर्चा करना है वो मैनेजमेंट इशू करती है। लेकिन हमें जो मिलता है, हमें शुरू में अगर 7 की 7 इनकम क्वालिफाई करते हो तो आपको 100 में 36 मिलता है। अगर केवल 2 ही इनकम क्वालिफाई किए तो आपको कुछ परसेंट, उसके बाद अगर तीसरा इनकम तो इसका मतलब आप प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर बन गए, थोड़ा हिस्सा और बढ़ गया। फिर और क्वालिफाई कर गए कार फंड, फिर हिस्सा बढ़ गया, फिर क्राउन फंड, फिर हिस्सा बढ़ गया। तो इसी तरीके की 36 रुपए तक ही ज्यादा जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता है। तो ये आपको क्लियर होना है। तो कंपनी को पैसा कहाँ से आता है, तो ये डायरेक्ट सेलिंग के बेसिक बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा आप शेयर कर सकते हो। आखिरी सवाल जो हर किसी को आता है और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, प्रोडक्ट महंगे हैं। बिल्कुल प्रोडक्ट महंगे हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं, जब भी कोई बोलता है तो आप बिल्कुल एग्री कर जाना, यस आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था जब मैं आया था। कभी भी ये मत बोलना कैसे महंगा है, बताओ कौन सा है। आपने ये नहीं कि कोई घर में ये कंपनी प्रोडक्ट इतना, वो कंपनी प्रोडक्ट, ऐसे नहीं करना, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। वो आपने कुछ प्रोडक्ट बताओगे तो वो कोई ब्रांड लाके दिखा देगा, नहीं जी ये ब्रांड देखो इतने का मिल रहा है। क्योंकि जब भी कोई, ये ध्यान रखिए, जब भी कोई आपको कंपेयर कर रहा है वो ओनली कंपेयर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी। वो केवल आपको पैसा से हिसाब से कंपेयर कर रहा है, ये 35 रुपए की, ये 40 रुपए की, ये कंपेयर कर रहा है। वो ना क्वालिटी के बारे में जानता है, ना उसको ब्रांड के बारे में पता है, ना इसकी फायदा के बारे में कुछ पता है, उसको कुछ नहीं पता। उसको सिंपल ये पता है कि ये इतने की क्यों। वो बिल्कुल सही बोल रहा है, उसको बिल्कुल एग्री करना, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, आप एग्री करना। और उसके बाद उनको बताना कि एक ब्रांड वैल्यू क्या होता है। आपको मैं, बहुत सारे लोग कपड़े पहनते हैं, हमने व्हाइट शर्ट खरीदा, यही शर्ट अगर मैं किसी एरो को पहनूं तो 3,500 की, वेनेस्यून को पहनूं तो 4,000 की मिलेगा, और किसी ब्रांड के पास जाऊं तो 5,000 की। कपड़े वही है, शर्ट वही है, सब कुछ वही है, लेकिन कंपनी में कपड़े अलग अलग प्राइस क्यों है? क्या आप कभी किसी ने पूछा जाके दुकान में कि क्यों नहीं है रेट? क्यों नहीं पूछा? क्योंकि आपको पता है उस ब्रांड की वैल्यू उतना है। वेस्टीज ने भी 16 साल से एक ब्रांड, और वो भी ग्लोबल इंटरनेशनल ब्रांड बनाया है, और उसके साथ साथ उसने अपने क्वालिटी को मेंटेन किया डे वन से अभी तक लेके एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये का वो क्वालिटी मेंटेन किया। लेकिन एक कंज्यूमर ये चीज नहीं देखता, कंज्यूमर ये देखता मुझे सस्ता मिलता है। और सबसे बेस्ट जो मैं उनको समझाता हूँ, बिल्कुल सही बोलते हो, आपने 150 रुपया या 1,000 रुपए, 2,000 रुपए में सपोज करो 300 रुपया आपने एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है मैं मानता हूँ आपने वेस्टेज में एक्स्ट्रा दे दिए। तो अगर एक्स्ट्रा दे दिए तो अगर साल से आपने कहीं ना कहीं 10 साल से खरीदारी कर रहे हो तो 300 रुपया साल का हो गया 3,600 रुपया, 10 सालों का 36,000 रुपए। तो 36,000 रुपए आपने 10 साल में बचा लिए। तो कहाँ है वो 36,000 रुपए दिखाना? अगर आप उनको बोलोगे वो क्या बोलेगा, नहीं कहाँ बचा है। तो बच्चा नहीं तो फिर आप परेशान क्यों हो रहे हो? आप वहां भी खर्चा कर रहे हो, यहाँ भी खर्चा कर रहे हो, 36,000 तो है ही नहीं आपके पास, जो बचा है वो कहाँ है? तो इसका मतलब क्या है, आप बचाया कुछ नहीं, आपने खर्चा किया लेकिन कभी सोचा नहीं उसके बारे में। और जब सोचा नहीं है तभी आपको ये प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट जब आया तो ये सोचने को आपको मजबूर कर रहा है। और ज्यादातर डायरेक्ट सेलर को मजबूर करता है कि आप सोचिए इसके बारे में एक बार, और आप उनको वही बात प्रोडक्ट के बारे में सोचिए। जब आप ये परचेज करोगे तो ये फायदा होगा। जब आप ये फायदा बताओगे तो वो तभी जाके सोचता है, तभी जाके बिजनेस में आता है। अगर वो 36,000 रुपए आपने वेस्टेज में खर्चा कर दिया अगले 10 साल तक, और आपकी जो ज्यादा खर्चा हुआ वो 36,000 रुपए 10 साल में। अगर 36,000 कमाने के बाद, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे 8 साल हो गया और मैं 36,000 नहीं, मैं बोर हो सकता है 40,000 रुपए ज्यादा खर्चा कर दिया, कोई बात नहीं। 40,000 खर्चा करने के बाद मैंने पिछले 1 साल पहले मैंने टोटल किया था, मेरे इनकम 1 करोड़ रुपया कमा लिया। और अभी आने वाले 2 साल 3 साल में 1 करोड़ कमाऊंगा, और आने वाले कुछ साल बाद साल में 1 करोड़ कमाऊंगा। अगर मैं वो 36,000 बचा लेता तो क्या मैं जिंदगी में कभी मेरी लाइफ में बदलाव होता? अपने बारे में, क्योंकि ये ओन स्टोरी, अपने स्टोरी, या फिर आप जिनको जानते हो उनके बारे में बताइए। इसीलिए लास्ट में लिखा है, मेरे एक सीनियर ने हमेशा ये बोलते हैं कि, और सच्चाई भी है, आप कभी भी पैसा बचा के अमीर नहीं बनते। आप पैसा को कैसे, या यहाँ लिखा है ना, बिकम रिच बाय सेविंग मनी, आप बचा के नहीं करते, आप कहीं ना कहीं खर्चा करके अमीर बन सकते हैं। तो ये है तरीका, एक खर्चा करके कैसे अमीर बनने का एक बेस्ट तरीका आपके पास मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगता है ठीक है, अगर आपके भविष्य, और फिर वही वाली बात, आप फिर उसको ड्रीम पे पॉइंट बी पे ले जाइए कि क्या आप नहीं चाहते हो कि ये 36,000 रुपए बचा के अगर खर्चा करके आने वाले 10 साल में, आपके 10 साल में आपके घर में ये परिवर्तन हो जाए, या 5 साल में अगर आपने 18,000 रुपए खर्चा करके लाइफ में ये बदलाव आ जाए, क्या अच्छा नहीं लगेगा? तो आपने पिछले 5 साल में तो कुछ आपने वही चीजें की, और ये अगले 5 साल में बोलो थोड़ा तरीका बदलो। काम तो वही है, खरीदारी करना है, वहां पे भी करोगे, यहाँ पे करो, लेकिन थोड़ा तरीका बदलने के क्या फायदा होता है? आइए चल मिलकर देखते हैं, आइए चल के मिलके करते हैं। आप मिलके करेंगे, इतने लोगों में सफल हुआ, आपने क्यों नहीं होगा?
अगर आप इस तरीके से उनको बताओगे तो हो सकता है उनको समझ आए और ये प्रोडक्ट के बारे में उनकी डायरेक्टली क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, मुझे पूरा उम्मीद है कि मैंने जो चीज आपको समझाने की कोशिश किया वो समझा पाया, और अगर पाया तो आप यस लिख सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने इतने ध्यानपूर्वक और ध्यान से सुना और नोट्स भी बनाए होंगे, और आज से फील्ड में इस चीज को इम्प्लीमेंट करिए, और इम्प्लीमेंट करने के बाद जो भी सवाल आता है उनको नोट करके रखिए। आगे हमारी नेक्स्ट जब हमारी इसी के ऊपर दोबारा ट्रेनिंग होगा कुछ और सवाल लेंगे और आप ही सवाल लेंगे और उसको भी कोशिश करेंगे कैसे बेहतर तरीके से हैंडल कर पाए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू प्रीतम जी, थैंक यू महेश जी। अगर महेश जी हैं या प्रीतम जी हैं तो ओवर टू महेश जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आप स्क्रीन शेयर बंद कर दो। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। आई होप जितने लोग पहली बार इसको आपने सुना, विटनेस किया, बहुत सारे चीज समझ में जरूर आया होगा कि हम लोगों को कैसे हैंडल करना है, क्या बात करनी है। और लोगों की जो क्वेश्चन आता है, नॉर्मली लोग उससे में आ जाते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं, तो वो सारा चीज समझ में आया आप लोगों को। अब आपने थम्स को ऊपर करके इसका जवाब दे सकते हैं जिन लोगों को समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज का ट्रेनिंग सेशन यहीं पे एंड करेंगे, और अनाउंसमेंट, जरूरी अनाउंसमेंट मैं कर लेता हूँ, उसके बाद प्रीतम जी को जो बोलना है वो बोल सकते हैं। अनाउंसमेंट ये, कल हमारी संडे मेगा CNT है 11 बजे, और हमारी कहा जाता है हमारे बिजनेस में अगर 50% ट्रेनिंग है, सीखना है, इसके ऊपर 50% ध्यान देते हैं, 50% ध्यान देते हैं हम अपने नए लोगों को कैसे इस सिस्टम के अंदर लेके आए। तो नए लोगों को साइन अप कराना, वेस्टेज में ज्वाइन कराने के लिए जो प्रोसेस है, और उसका नाम है CNT, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, या इसको बिजनेस प्रेजेंटेशन हम बोलते हैं। कल 11 बजे